स्टार्ट करेंगे। हिमांशु बेटा ध्यान देंगे। चैप्टर का नाम बताओ, क्या लिखा है? अकाउंट्स एंड ऑडिटर। तो यहाँ पे अकाउंट्स एंड ऑडिटर, तो यहाँ ऑडिटर कौन है? सीए प्रैक्टिसिंग, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स की ऑडिटिंग की बात हो रही है। तो चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको क्या बताएगा, अकाउंट्स से मतलब हमारा क्या, ठीक है, अकाउंट्स में हम क्या क्या बनाते हैं। फिर हम ऑडिटर के बारे में पढ़ेंगे कि ये ऑडिटर उसी अकाउंट्स को आकर चेक करेगा। तो ऑडिटर कौन बन सकता है, कितने टाइम के लिए बनता है, कैसे उसका अपॉइंटमेंट होता है, कैसे वो रिमूव होता है, ये सारी डिटेलिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स की बात करूंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 128। सेक्शन 128 बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताएगा, एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय द कंपनी। सेक्शन 128 क्या बताएगा कि जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है क्या क्या बनाना है और कहाँ रखना है संभाल के। सेक्शन 129 क्या बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारा मतलब क्या है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो, पीएनएल अकाउंट होता है, इनकम एक्सपेंस अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि क्या हम इन अकाउंट्स को रीओपन कर सकते हैं क्या, रीओपन करके मतलब दोबारा से उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं क्या। सेक्शन 131 बताएगा या तो गलती हो गई है, ठीक है, हमें कोर्ट ने बोला, एनसीएलटी ने बोला कि भैया गड़बड़ है ठीक करो, या फिर हम खुद से वॉलेंट्री खुद से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करने वाले। तो जितनी भी चीजें हैं अकाउंट से रिलेटेड। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला एक नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को लेकर रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रिस्क्राइब करता है कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां बस मैंने अभी आपको सेक्शंस बताए। पहला पार्ट आपका क्योंकि अकाउंट वाला पोर्शन कवर करता है, तो सबसे पहले आपको क्या पता चलेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह क्या क्या। तो सीधा आ जाओ, आपकी बुक मॉड्यूल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब बताया है, कुछ डेफिनेशन बताइए, बुक पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल ईयर का क्या है। सीधा हम यहाँ पे आएंगे सेक्शन नंबर 128, यहाँ से शुरुआत होती है आपके, ठीक है, चैप्टर की। चलो आ जाओ, सेक्शन नंबर क्या है, हेडिंग क्या लिखी है मुझे बताओ, रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सेक्शन 128, सेक्शन 128 आपको बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ क्या कैसे, है ना, संभाल के रखना है। तो चलो, सबसे पहले जहां भी लिखा होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां भी लिखा होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से हमारा मतलब क्या है। बुक्स ऑफ अकाउंट से मतलब है वो सारा का सारा रिकॉर्ड जिसमें आपने क्या लिखा है कि कितना पैसा आपको मिला है, ऑल सम रिसीव, या फिर जो भी आपने क्या किया है, खर्च किया है, बाय विच कंपनी एंड द मैटर इन रिलेशन टू विच द रिसीव्ड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। तो बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट से मतलब क्या है, वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना जिसमें जितना भी सम आपको मिला या फिर जितना भी सम आपने एक्सपेंड किया। दूसरा, जो भी सेल परचेस किया आपने गुड्स एंड सर्विसेज, इसका पूरा रिकॉर्ड। एसेट्स एंड लाइबिलिटी कंपनी के कितने क्या है, इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड। देन जो भी सेक्शन 178 में प्रिस्क्राइब कर रखा है एनी क्लास ऑफ कंपनीज के लिए स्पेसिफाइड। तो कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स है बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। इनका मतलब क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब हमें वो सारी अकाउंट्स की बुक बनानी है, ठीक है। तो चार बातें बताई, पहली किसकी बनानी है, पूरा सम जो रिसीव हुआ है। दूसरा, गुड्स एंड सर्विसेज को आपने क्या किया है, खरीदा या फिर बेचा। देन क्या बोला, सारे के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी। देन क्या बोला, जो सेक्शन 148 में जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। क्या ये बात समझ में आ रही है। फिर उन्होंने यहाँ पर बोला कि चलो बुक्स ऑफ अकाउंट से मतलब हमारा क्या, ये तो हमने बता दिया, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट को हमें कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहली बात, हमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है वो एकदम क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर। मतलब सारी वही चीजें दिखे जो सच में हुई है। आप फेक, गलत, फॉल्स, मैनिपुलेट कर कर कुछ भी नहीं डालने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, द बुक्स मस्ट, क्या लिखा है, सप्रेस मतलब क्या होता है, छुपाना, ठीक है। एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन, आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। बुक्स नॉट कंटेन एनी, क्या लिखा है, फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन, मतलब कुछ भी वैल्यू इधर उधर आपने कर दी है। तो कुल मिलाकर फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू दे। फिर क्या लिखा है, अक्रूवल बेस, क्या होता है अक्रूवल बेस, एंट्री कर दे, वेरी गुड, ड्यू हो गया लेकिन अभी पेमेंट आए नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अक्रूवल बेस हमेशा लेना है, कैश बेस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने एडमिशन ले लिया, एडमिशन ले लिया, तो अब तुम्हारा ड्यू है फीस, भले तुम 1 महीने बाद पेमेंट करो,
तो इन्होंने कहा कि भैया हम एंट्री कर देंगे, हम पहले एंट्री कर देंगे जिस दिन एडमिशन हुआ, अक्रूवल बेस, हमें कैश बेस नहीं लेना है क्योंकि कैश पता नहीं कब आएगा, इसमें हमारी एंट्री कुछ भी गड़बड़ दिखेगी। तो जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले, चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंट्स एंड ऑडिट। अभी हम अकाउंट्स को फोकस करें। ये कह रहे भैया सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट से मतलब क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट का मीनिंग समझाया, फिर ये बोलो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होने चाहिए, ट्रू फेयर होने चाहिए, और बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्री होगी वो किस बेसिस में होगी, अक्रूवल बेसिस में। देन उन्होंने कहा कि भाई सिंगल एंट्री मत करना, आपको क्या करना है, डबल एंट्री करना है। तो कुल मिला के ट्रू फेयर व्यू, दूसरा अक्रूवल बेस, देन डबल एंट्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 128। सेक्शन 128 सिंपल पहले आपको बताता है बुक्स ऑफ अकाउंट से मतलब जो भी पैसा मिला, खर्च किया, जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा बेचा है, इसका रिकॉर्ड, जो भी आपकी कंपनी की एसेट लायबिलिटी है और जो कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड है, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट है। देन इस बुक्स ऑफ अकाउंट को ट्रू फेयर रखना है, अक्रूवल बेस रखना है और डबल एंट्री करनी है। ठीक है, चलिए यही लिखा है इन्होंने, अक्रूवल बेस, ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, रखना कहां पर है भाई, रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक, चलो अभी थोड़ा सा डिटेल में, और लोकेशन क्या बताई, लोकेशन क्या बताई, रजिस्टर्ड ऑफिस। इन्होंने कहा कि हाँ भाई रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना है संभाल कर, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और प्लेस में भी रख सकते। अभी हम सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 128 का सबसेक्शन 1। ठीक है, पहले सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, हमने पहले समझा बुक्स ऑफ अकाउंट से मतलब क्या है, फिर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, ट्रू फेयर व्यू, अक्रूवल बेस, डबल एंट्री। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट को कहां संभाल के रखना है, ये अभी सबसेक्शन 1 ही चल रहा है, कहां संभाल के रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस। अब जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन एनी अदर प्लेस में भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज वो प्लेस कहाँ होना चाहिए, इंडिया में, वो प्लेस कहाँ होना चाहिए, इंडिया में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां कहीं भी रखना चाहते हैं, प्लीज एक काम करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सहमति दिखाएं कि हम कहीं और रखना चाहते हैं, ये रिकॉर्ड हम रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखना चाहते तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेजोल्यूशन पास करो। ठीक है, लेकिन द कंपनी शेल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार मतलब आरओसी, आरओसी को इन्फॉर्म करो 7 दिन के अंदर अंदर, जब भी आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया। ठीक है, फॉर्म कौन सा भरोगे, एओसी 5। ठीक है, एओसी 5 7 दिन के अंदर फॉर्म भरकर बता दो कि भैया आपने किसी और जो जगह पे रखा है ना बुक्स ऑफ अकाउंट, वो कौन सी जगह है, उनको भी इन्फॉर्म करो। तो सेक्शन 128 का सब सेक्शन 1 समझ में आए। हमने पहले क्या पढ़ा, बुक्स ऑफ अकाउंट का मीनिंग समझा, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट सब सेक्शन 1 ये बोलता है ट्रू फेयर, अक्रूवल बेस, डबल एंट्री। संभाल के रखना वैसे तो रजिस्टर्ड ऑफिस, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो कहीं और भी रख सकते, जहां कहीं भी रखेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और विद इन 7 डेज के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करो। ये भी सब सेक्शन 1 है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बोलूं तो सबसेक्शन 1 इंपॉर्टेंट है, सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6। तो पहले मैं इन 3 सबसेक्शन को समझा दूं, फिर सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 में जाएंगे और आपकी बुक में मैं बताऊंगी कहां कहां वो लिखा है। सबसेक्शन 1 समझ में आ गया। अब सबसेक्शन 5 में जाएंगे। जो ये बुक्स है प्रिजर्व करके रखनी है, संभाल कर रखनी है, कब तक संभाल के रखनी है, 8 साल तक। अब इन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंट फॉर लेस देन 8 ईयर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपकी कंपनी को बने हुए अभी 5 साल हुए, ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 5 साल हुए। अब मुझे कितने साल तक का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कंपनी मेरी अभी 5 साल हुई तो 5 साल रखूंगी ना वापस, मेरी कंपनी 20 साल पुरानी है तो कितने साल तक संभाल के रखूंगी, पिछले 8 साल तक का। लेकिन मेरी कंपनी को बने हुए अभी कितने साल हुए, 5 साल, तो 5 साल के रखूंगी ना। इफ द कंपनी हैज बीन एग्जिस्टेंस अभी क्या है, लेस देन 8 ईयर्स, तो फाइनेंशियल ईयर देन फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ द एग्जिस्टेंस, अभी मेरा एग्जिस्टेंस 5 साल का है। लेकिन सीजी चाहे तो where the investigation of the company is order, central government may direct that the books of account may kept longer period, 8 साल से ज्यादा भी बोल सकती है अगर उन्हें हम पे कुछ भी डाउट है, कुछ भी उन्हें लग रहा है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, अब तुम 8 साल नहीं रखोगे, सारी कंपनी को 8 साल रखना है। 2 एक्सेप्शन, तुम्हारी कंपनी अपनी न्यू है, 2 ही साल हुए तो 2 साल रखो। सीजी को अगर कोई डाउट हो रहा है हम पर तो वो क्या कर सकती है, 8 साल से ज्यादा भी। तो कुल मिलाकर 8 से कम भी हो सकता है और 8 से ज्यादा। कम कब हो रहा है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, ज्यादा कब हो रहा है, सीजी जब हमें बोलता है, क्लियर है। 5 6 में आएंगे। 6 बोलता है भैया किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्होंने कहा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है दैट वाज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। ये क्या लिखा है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस है भाई। ठीक है, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की या फिर होल टाइम डायरेक्टर को दे दो या फिर मैनेजर या फिर एनी अदर पर्सन ऑफ द कंपनी इंचार्ज बाय द बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी एक पर्सन को इंचार्ज बना दे, भैया तुम्हें देखना है।
अब इन्होंने कहा कि भाई इंचार्ज पर्सन कौन होना चाहिए, हमेशा कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, ठीक है, ड्यूटी उसकी होगी, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको बोल दे। तो कुल मिलाकर अभी मैंने आपको सिखाया समझाया सेक्शन 128 का सबसेक्शन 1, 5, 6। 6 में उन्होंने बोला कि अगर इन लोगों ने नहीं नहीं किया तो आप पे क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, ठीक है। चलो, तो सेक्शन पहले 128 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, बुक्स फेयर, ट्रू फेयर होने चाहिए, डबल एंट्री अक्रूवल बेसिस, संभाल के कहाँ रखना, ये भी सबसेक्शन 1 रजिस्टर ऑफिस, कहीं और रखना चाहते हो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और 7 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करो, वेरी गुड। सबसेक्शन 5 8 साल तक, उससे कम भी हो सकता है, एग्जिस्टेंस ही कम है क्योंकि न्यूली इनकॉर्पोरेट है, ज्यादा भी हो सकता है सीजी बोल दे तो। सबसेक्शन 6 कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है पूरी लिस्ट, इन्हीं लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर नहीं करेंगे तो क्या लगती है, पेनल्टी, ठीक है। चलो, अब आपने मेन चीजें पढ़ ली है, आओ यहां से देखेंगे। सेक्शन 128 आता है, इन्होंने कहा यहां से स्टार्ट किया है। सेक्शन 128, एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप इट रजिस्टर्ड ऑफिस, कहां पे रखना है, कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने क्या बुक्स ऑफ अकाउंट का मीनिंग बताया, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या बताया था मैंने, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब है ऑल दी सम रिसीव एंड एक्सपेंड, ऑल दी सेल्स एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी, और सेक्शन 148 में दे रखा है। अब इन्होंने कहा यहां नहीं समझा है, तुम यहां देखोगे, ये दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट, ये डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन आगे जितने सेक्शंस पढ़ेंगे ऊपर की डेफिनेशन इनडायरेक्टली कवर होती चली जाएगी, बात समझ में आ गई। तो इन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है, लेकिन ये वहां पर भी इनडायरेक्टली आपकी कवर हो जाएंगे, तो इसलिए अलग से डेफिनेशन अभी आपको नहीं करवाया मैंने, क्लियर है। चलो, तो सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको रजिस्टर ऑफिस में लिखना है, ठीक है, अदर रिलेवेंट बुक्स पेपर फाइनेंशियल एवरी फाइनेंशियल ईयर। चलिए, तो सेक्शन 128 स्टार्ट होता है, ट्रू फेयर्स होने चाहिए आपके बुक, ठीक है, अक्रूवल बेस होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक। चलो, अब जो ये केस है इस केस को समझते हैं, हमने क्या ये समझा है अक्रूवल बेसिस में होना चाहिए, तो ये केस का कंक्लूजन यही है, ये केस बस इस तरफ फोकस करें कि भैया अक्रूवल बेस होना चाहिए, कैश बेस नहीं होना चाहिए। क्यों अक्रूवल बेस होना चाहिए और कैश बेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैश तो पता नहीं कब मिलेगा, और कभी कभी तो बेड डेट्स भी हो जाते हैं, मिलता भी नहीं है, एंट्री तो हो जाएगी कि हाँ ये काम आ गया, ये काम चालू हो गया, अक्रूवल बेसिस में। अक्रूवल अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन राइट्स एंड लायबिलिटी अकर, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव। ये केस बस फोकस कर रहा है अक्रूवल बेस हमें फॉलो करना है, कैश बेस नहीं। मैचिंग प्रिंसिपल एंश्योर द इनकम एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट पीरियड, ठीक है। द अक्रूवल अकाउंटिंग गिव द मोर एक्यूरेट पिक्चर, ज्यादा बेटर बताएगा, ज्यादा बेटर हमें फाइनेंशियल हेल्थ बताएगा, इसलिए अक्रूवल बेस को हमें सिलेक्ट करना है। इट इज क्रूशियल फॉर दिस सिचुएशन, लाइक कभी भी अगर मर्जर एक्विजिशन होता है वेयर द एक्सपेंस में बी डिफर्ड क्रॉस द फ्यूचर पीरियड, हमें मालूम है ये सब फ्यूचर में मिलने वाले, इसलिए हम अक्रूवल बेस। तो कंक्लूजन बस क्या है, अक्रूवल बेस अडॉप्ट करना है, ना कि कैश बेस, दैट्स इट, ठीक। चलो, अब वापस से उन्होंने कहा चलो हम फिर से समझाएंगे तुम्हें। सेक्शन 128 का सबसेक्शन 1 क्या बताया था, सबसेक्शन 1 ट्रू फेयर, अक्रूवल बेस, डबल एंट्री, लोकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर उसके बाद उन्होंने बोला एनी अदर प्लेस, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, और इन्फॉर्म 7 दिन के अंदर आरओसी, ये सब दिख रहा है, सेम यही लिखा है, 7 दिन दिख रहा है, कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट अदर रिलेवेंट, ठीक। चलो, सबसेक्शन 1 हमने पढ़ लिया। अब इन्होंने कहा कि भाई बुक्स ना संभाल के रखो, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पूरे के पूरे रूल्स बताए हैं, तो रूल्स को एक बार खुद से आप रीड करोगे, बस उन्होंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना, सिस्टम में संभाल के रखना, सिक्योर करना, कोई सिस्टम से छेड़खानी ना करे, जनरल बातें, ठीक है। अब हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये आपको सिंपल लैंग्वेज में ये रूल्स बता रहा है, इसकी फोटो ले लो, इसे रीड करोगे ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाएगा, तो रीडिंग इसको भी करना या उसको करो, बात एक ही पड़ेगी, ये बस थोड़ा सा सिंपल वर्जन है, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा है, दो बस पॉइंट पढ़ा दूं, कंपनी कैन कीप द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक, दीज मस्ट बी इजी, इजीली एक्सेस होना चाहिए व्हेन एवर नीड। 1 April 2023 कंपनी मस्ट यूज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट कीप्स द रिकॉर्ड एवरी चेंज मेड, जो भी अट्रैक्ट कर पाए, ये सारी जनरल बातें, तो एक बार रीडिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। हाँ ये रूल्स ही है, इन्हीं रूल्स को बस सिंपल फॉर्म में बताया। चलिए, अब मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या बताई थी, सबसेक्शन 1 बताया था, और क्या बताया था, ठीक है, ये देखो ये 5 6 आएगा, अब सीक्वेंस वाइज चल रहे, ठीक है। 1 समझ में आ गया। चलो 2, इन्होंने कहा कि मान लो आपकी क्या है, कंपनी की ब्रांचेस है, अगर कंपनी की ब्रांचेस है, इफ एनी अगर है तो, अगर मैं कह रहा हूँ आईटेक्स में सिंगल हो, आईटेक्स में सिंगल हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट यही रजिस्टर्ड ऑफिस में रखूंगी,
ठीक है, एनी अदर प्लेस भी रख सकती हूँ। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट रखूंगी ट्रू फेयर होगा, डबल एंट्री कंसेप्ट होगा, अक्रूवल बेसिस होगा। अगर मेरी ब्रांचेस है तो सेम सारी चीजें एप्लीकेबल होगी इसमें। इफ ब्रांचेस है तो इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, वो ब्रांच इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, ऑल्सो कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट सेम मैनर जो प्रिस्क्राइब था सबसेक्शन 1 में। ब्रांच को भी लेकर सेम, उसके भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे, उसके भी उसी रजिस्टर ऑफिस में बनेंगे, जो है सारी चीजें सेम। हाँ, इन्होंने कहा नहीं, कंपनी ही हमारी ब्रांच है। एसबीआई बैंक, एसबीआई कंपनी तो एक ही ना, ब्रांचेस अलग अलग जगह है ना। आईटेक्स कंपनी तो एक ही है ना, ब्रांचेस अलग अलग है ना। हाँ, ये सब्सिडरी नहीं है, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। सब्सिडरी कंपनी क्या हो जाती है, उसकी भी लीगल आइडेंटिटी है, ब्रांच है, आइडेंटिटी तो एक ही है मेन। तो अगर ब्रांच इंडिया में हो बाहर हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन उस ब्रांच के जितने ट्रांजेक्शन है उसके रिकॉर्ड्स बस मेंटेन करने की बात हो रही है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन तो इंडिया में हुआ है ना, बस हमने एक ऑफिस खोल दिया वहां पर, दैट्स इट। लेकिन उसमें जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो भी वहां संभाल के रखना। क्लियर है? चलो, तो अब ब्रांच इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, सेम ऐसे ही बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे जैसे यहाँ इस कंपनी ने यहाँ मेन रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा था। डन, कंटिन्यू। For the transaction effected at the branch office, the books of accounts and the other books जो भी पेपर मेंटेन बाय द कंपनी विद इन द इंडिया शेल बी ओपन फॉर द इंस्पेक्शन। भैया जो इंडिया में है उसका इंस्पेक्शन भी आसानी से किया जा सकता है। ब्रांच में कह रही हूँ मेन यहाँ पे जबलपुर में, इसकी ब्रांच हमने पुणे में खोल रखी है। अगर पुणे में ब्रांच खोल के रखी है तो प्लीज इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करो, कोई भी इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, इंस्पेक्शन कहाँ कर सकता है, यहाँ पे आके रजिस्टर्ड ऑफिस में कर सकता है, एट दिस सच अदर प्लेस, कोई और प्लेस जहां पे हमने बुक संभाल के रखा था, याद है ऊपर वाले सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा था। एनी डायरेक्टर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है, बुक्स को फिजिकल जाके देख सकता है। क्लियर है? सबसेक्शन 2 समझ में आए? अब सबसेक्शन 3 यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म हो जाता है। चलिए, इंस्पेक्शन को लेकर इन्होंने फोकस किया। इंस्पेक्शन इन दी in respect of any subsidiary company shall be done only person authorized in this behalf by the resolution of board of director। हम इंस्पेक्शन सब्सिडी का भी अलाउ करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करके इंस्पेक्शन अलाउ करेंगे। ये था सबसेक्शन 3। ये अब इंस्पेक्शन की बातें करने लगे। ठीक है, सबसेक्शन 4 बोलता है जो ये इंस्पेक्शन होगा ना, ऑफिसर एंड द अदर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी शेल गिव पर्सन मेकिंग द इंस्पेक्शन ऑल असिस्टेंस। इनका फोकस असिस्टेंस है। जब इंस्पेक्शन करने डायरेक्टर आएगा तो प्लीज उसको हर तरीके से हेल्प करो ताकि वो अच्छे से इंस्पेक्शन कर सके। कुल मिलाकर सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, ट्रू फेयर, अक्रूवल बेस, डबल एंट्री संभाल के रखना, यही रजिस्टर्ड ऑफिस, किसी और प्लेस में रखते हो तो भैया बोर्ड रेजोल्यूशन, और प्लीज आरओसी को 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म करो। सबसेक्शन 2 बोलता है ब्रांच है ना, सेम फॉलो करो। 3 4 बोलता है, 3 बोलता है इंस्पेक्शन अलाउ करो। 4 बोलता है जब वो इंस्पेक्शन करने आएगा तो रक्षिता ओमकार भैया आप लोग को फुल असिस्टेंस देना है ताकि वो इजिली इंस्पेक्शन करने, उसको इजिली इंस्पेक्शन उसका हो जाए। क्या 3 4 समझ में आया? 2 ब्रांच को लेकर बोलता है। ठीक है, सेम वो सारी बातें नीचे इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन रीड करना। नीचे कुछ बातें, वेदर एनी अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंशन आउटसाइड द कंट्री रिक्वायर्ड बाय द डायरेक्टर। द डायरेक्टर, हमने कहा इंडिया में है तो वो इंस्पेक्शन कर सकता है, अब इंडिया के बाहर है तो इंस्पेक्शन करने तो जाएगा नहीं भाई, फ्री में महंगा पड़ जाएगा देखना। ठीक है, तो साफ इन्होंने बोला डायरेक्टर डिमांड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को कि प्लीज फुल डिटेल मुझे सेंड करो, फुल डिटेल मुझे सेंड करो, द पीरियड ऑफ विच इंफॉर्मेशन। साफ इन्होंने बोला कि जो वो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है डायरेक्टर के द्वारा वो कितने दिन के अंदर दे देना, 15 दिन के अंदर दे देना। जब से कंपनी को रिक्वेस्ट रिसीव हुई, डायरेक्टर को 15 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो इन्फॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया है। बात समझ में आ गई? तो ये भी अभी सबसेक्शन 4 का ही 3 4 का ही पार्ट चल रहा था। ठीक है, नीचे अब इन्होंने एक केस दिया है, केस का सीधा आ जाओ कंक्लूजन। अ पर्सन कैन इंस्पेक्ट थ्रू द एजेंट। मान लो डायरेक्टर खुद नहीं जा पा रहा है तो ये क्या कहा उन्होंने, एजेंट इफ दे आर अनएबल टू डू देमसेल्फ, खुद नहीं आ पा रहा है तो एजेंट को भेजा जा सकता है, इंस्पेक्शन करना अलाउड है। कोर्ट में डिनाई द इंस्पेक्शन इफ द रिक्वेस्ट क्या है, गलत इंटेंशन से, गलत मोटिव से अगर भेज रहे हो कि कुछ गड़बड़ करने वाले हो आप। ठीक है, तो अगर ये हिंट है तो यस कोर्ट डिनाई कर सकता है, एनसीएलटी मना कर सकता है, कंपनी मना कर सकती है। कंपनी सीधा रिक्वेस्ट भेजेगी एनसीएलटी को, ये गड़बड़ लग रहा है हमें, हमें इसको इंस्पेक्शन अलाउ नहीं करना है, तो अगर वो भी सेटिस्फाइड होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाए। पहली बात, खुद नहीं आ पा रहे तो एजेंट के थ्रू ला सकते हो, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ लगेगी तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं हम आपकी रिक्वेस्ट। These principle also apply to directors right of the inspection। इन्होंने कहा अभी सेक्शन 130 पढ़ेंगे सब सेक्शन 2, उसमें भी ये सेम बातें एप्लीकेबल है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का? चलो,
फिर प्रिजर्वेशन आप बताएंगे बुक कितने टाइम तक प्रिजर्व, 8 साल, 8 साल से कम अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट, 8 साल से ज्यादा सेम सारी बातें, नॉट लेस देन 8 एग्जिस्टेंस, और फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लॉन्गर पीरियड, सेम बातें, ठीक है। फिर मैंने बोला था कौन है रिस्पॉन्सिबल सबसेक्शन 6 में, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ और जो भी चार्ज। लेकिन अगर ये लोग अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं दैट मीन्स पेनल्टी लगेगी। क्या सेक्शन 128 समझ में आया? एक बार पूरा गो थ्रू करेंगे। सेक्शन 128 सबसेक्शन 1, ट्रू फेयर, अक्रूवल बेसिस, डबल एंट्री, प्लेस कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस, कहीं और रख सकते हैं, हाँ, बोर्ड रेजोल्यूशन और आरओसी को इन्फॉर्म करने का, सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 बोलता है अगर ब्रांच है सेम फॉलो करेंगे। 3 बोलता है इंस्पेक्शन अलाउड है, इंडिया में है तो जाके तुरंत करो, जाके तुरंत करो, और अगर इंडिया के बाहर है तो रिक्वेस्ट भेजो, 15 दिन के अंदर वो रिप्लाई करके आपको देंगे। 4 बोलता है कि जब इंस्पेक्शन करने आएगा तो फुल तरीके से असिस्टेंस करो, ठीक है, 4 हो गया। फिर 5 हमने क्या पढ़ा, प्रिजर्वेशन, 8 साल, 8 साल से कम, 8 साल से ज्यादा। 6 क्या बोलता है, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते हैं ठीक तरीके से तो पेनल्टी। क्लियर है? सेक्शन 128 यहाँ पर ओवर, ठीक। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, 128 समझ में आ गया। चलिए अब चलेंगे किस तरफ, 129, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ज्यादातर ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, इसके सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्शन 129 भी क्या है, इंपॉर्टेंट। आ जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेडिंग देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए अब बुक में मैं बताऊंगी कहाँ पे सब सेक्शन 1 2 3 4 है, पहले एक बार है ना एक साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 129 क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साफ साफ बोला हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करने, ट्रू फेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या फॉलो करेगा, शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड में दे रखा है कि भैया कैसे बैलेंस शीट, हेडफोन निकाल, ऐसे कान में क्या कर रहा था, मुझे लगा कि चलो, हाँ, तो जो आप 12th में पढ़ते थे, ठीक है, कि बैलेंस शीट बनाना है, तो याद करो पार्टनरशिप फॉर्म का अलग पढ़ते थे, कंपनी का अलग पढ़ते थे, वो एक्चुअल में आप क्या पढ़ते थे, शेड्यूल थर्ड ही पढ़ते थे। तो शेड्यूल थर्ड में कैसे बैलेंस शीट बनेगी, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, कैसे सारी चीजें रहेंगी एज पर कंपनी रूल्स रेगुलेशन, तो वो शेड्यूल थर्ड में। वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, ट्रू फेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। शेड्यूल थर्ड में फॉर्मेट दे रखा हो उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, ठीक है, चलो। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कुछ एक्सेप्शंस भी तो होंगे। इन्होंने कहा कि भैया एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक बैंकिंग कंपनी है, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है, एनी अदर क्लास, इनके खुद के लॉ ने इनकी बैलेंस शीट, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनका इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, इनकी सारी चीजें डिफरेंट बोल के रखे, तो प्लीज ये डिफरेंट फॉलो करेंगे, इनको फिर ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सब सेक्शन 1 समझ में आया, ट्रू फेयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शेड्यूल थर्ड, और एक्सेप्शन है कि भैया इनका जो लॉ बोलेगा इन कंपनीज का, प्लीज वो अपना लॉ फॉलो करे, ठीक है। बढ़ू आगे, सबसेक्शन 2 बोलता है, याद करो एजीएम, हर एजीएम में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने होते हैं हमें। एवरी एजीएम दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें प्रेजेंट करने पड़ेंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के मेंबर के सामने। यहां लिखा होता है इसीलिए हम वो एजीएम में जाते हैं और वो 4 बातें डिस्कस करते हैं, वो ऑर्डिनरी बिजनेसेस, जिसमें सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, कंसीडर करो। क्लियर है? चलो, सबसेक्शन 2 समझ में आ गया। सबसेक्शन 3, अगर कंपनी की एक या एक से ज्यादा क्या है, सब्सिडरीज है, अगर एक या एक से ज्यादा सब्सिडीज है तो आपको बनाना होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? साथ में, भाई मैं हूं एक पेरेंट कंपनी या फिर मैं इसे होल्डिंग कंपनी बोलूं, एक ही बात है, इनकी है 4 सब्सिडरी, 1 2 3 4, आप पूरे 5 कंपनी हो गए ना, 4 सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी वो पांचवी, 5 कंपनी का एक साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। मतलब इनके जो एसेट होंगे, अगर इसके एसेट 2 करोड़ है, इसके एसेट 1 करोड़ है, इसके 1 करोड़ है, इसके 4 करोड़ है, इसके 5 करोड़ है, तो पूरे एसेट को इकट्ठा करके एसेट लिखोगे और कंसोलिडेटेड इकट्ठा एक साथ वो अमाउंट आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते, अगर आपकी सब्सिडरी है तो, नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, साथ में, ठीक है, एक्यूमुलेट करना। एक होता है स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन मतलब क्या, सिंगल। आईटेक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना मतलब सिंगल हमारा। कंसोलिडेटेड अगर इसकी सब्सिडी है
तो सब्सिडरी के साथ बनाने का। चलिए, इफ अ कंपनी हैज वन एंड मोर सब्सिडी इट मस्ट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इटसेल्फ एंड इट्स सब्सिडरी, अपना भी और सब्सिडरी का। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी इन द सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट होगा जो एक नॉर्मल तुमने जो भी सीखा है। क्या कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग तुम लोगों ने सीखी है क्या? सुना बस है लेकिन किया नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल बैलेंस शीट तो बनाई है ना, तो जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है वैसे ही कंसोलिडेटेड बनती है, सेम कंसोलिडेटेड वैसे ही बनती है। लेकिन बस सब में क्या होता है, एसेट एक साथ इकट्ठा, लायबिलिटी एक साथ इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट लेट बिफोर द एजीएम अलोंग विद द स्टैंड अलोन। जब आप एजीएम में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे शेल्डर के सामने रखोगे तो स्टैंड अलोन भी रखना। किसी को अगर सिंगल देखना भैया बस इस होल्डिंग कंपनी में बताओ हम इसके मेंबर है, तो सिंगल भी जाएगी स्टैंड अलोन और साथ में क्या रहेगी, कंसोलिडेट, मतलब दोनों फॉर्मेट दिखेंगे। सिंगल आपको होल्डिंग कंपनी का भी दिख जाएगा और पांच वो चार सब्सिडी के साथ वो पांच कंपनी का कंसोलिडेटेड भी दिख जाएगा, दोनों दिख जाएगा, जिसको जो देखकर समझना है, क्योंकि अब हर कोई कैलकुलेट थोड़ा ना करेगा कि अगर बस उसका देखना है तो। दी सेपरेट स्टेटमेंट हाईलाइट करेंगे की फीचर्स ऑफ द सब्सिडी फाइनेंस मस्ट बी अटैच, तो की फीचर्स आपको हाईलाइट करके बताना है। सेंटर गवर्नमेंट में प्रोवाइड द रूल्स, सीजी चाहे तो रूल्स बता सकते हैं कि भैया कंसोलिडेट को कैसे आपको प्रेजेंट करना है। बात समझ में आई? सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, ट्रू फेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल थर्ड फॉलो करना है, एक्सेप्शन है। सबसेक्शन 2 हर एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है। सबसेक्शन 3 कंसोलिडेटेड बनाना है, अगर सब्सिडी है तो स्टैंड अलोन के साथ भी आपको दोनों प्रेजेंट करना है। सीजी चाहे तो अलग से रूल्स जो बताएगी आप उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। बीच बीच में जितने रूल्स आ रहे हैं सब सीजी के बनाए हुए, जितने रूल्स आते हैं सीजी। मैंने अक्सर आपको बताया कंपनीज एक्ट बताता है क्या काम करना है और रूल्स बताता है कैसे करना है, तो वो रूल्स किसने बनाए हैं, सीजी ने, ठीक। हाँ बेटा, सबसेक्शन 2 सिंपल बोलता है हर एजीएम में, एवरी एजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके सामने, कंपनी के मेंबर के सामने। सिंपल, एजीएम हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस ना, पूरी कंपनी में पैसा किस पर्पज के लिए लगा है, इन्हीं के लिए, है ना। तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, बात तो आपको करनी ही पड़ेगी, भले फायदा हो भले आपको लॉस हो। क्लियर है? चलो 1 2 3 क्लियर है, 4 में आ जाओ। द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर होगा, कैसे अडॉप्ट होगा, कैसे ऑडिट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, अप्लाई सेम किसमें, जो होल्डिंग कंपनी में प्रिपरेशन का तरीका होगा, उसे एडॉप्ट करने का तरीका होगा, उसका ऑडिट करने का तरीका होगा, सेम किसका होगा, कंसोलिडेटेड का भी सेम ही रहेगा, ठीक है। इफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या लिखा है, deviate from the accounting standard it must disclose the deviation। अगर आपका स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं और आपकी बैलेंस शीट सब देख रही है मैच नहीं कर रही है, कुछ डिफरेंस आ रहा है, अगर इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है तो प्लीज उस डेविएशन को आपको डिस्क्लोज करना है, रीजन बताना पड़ेगा अलोंग विद द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ द डेविएशन कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब कभी कभार क्या होता है बच्चों, अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, लेकिन हो सकता है हमारी जो कंपनी है वो इंडिया की कंपनी नहीं है, वो फॉरेन की सब्सिडरी है, एक फॉरेन कंपनी की सब्सिडी। अब उस फॉरेन कंपनी को भी वहां पे क्या बनाना है, अपनी होल्डिंग कंपनी का स्टैंड अलोन बनाना है और क्या बनाना है, कंसोलिडेटेड। अब उसको कंसोलिडेटेड बनाना है तो भैया दोनों को फॉर्मेट सेम होने चाहिए। तो इंडियन सब्सिडी कंपनी जो कि फॉरेन की सब्सिडी कंपनी है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करेगी भैया हमें ना वो वाले स्टैंडर्ड भी देखने पड़ते हैं, तो अब हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा, डिफर करेगा। तो अगर कुछ चेंजेस है तो प्लीज डिस्क्लोज करो, रीजन बताओ क्यों आपका चेंज आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम और गहराई में जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी बस ये समझो अगर कुछ डिफरेंसेस है तो डिफरेंसेस बताओगे और रीजन के साथ बताओगे और उस डिफरेंस का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ये भी आप बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ कंपनी को क्या दे सकती है, छूट, जो भी अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सेक्शन 129 चल रहा है, ठीक है। इफ कंपनी फेल टू कंप्लाई तो मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, ये सभी थे ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, यही है रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो इन्होंने साफ बोला ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, अगर इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया तो आपको लग जाएगी पेनल्टी। नीचे एक्सप्लेनेशन में इन्होंने एक बात बोली है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब क्या है। इन्होंने कहा कि एक और चीज है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी तक आप क्या समझते हो, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नहीं इनकम एंड एक्सपेंस वाला, ठीक है, और होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और चौथा होता है नोट्स जो एनेक्स करते हो स्टेटमेंट के साथ। तो कुल मिलाकर ऊपर एक डेफिनेशन, इधर आओ,
चैप्टर की स्टार्टिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन समझ ली थी. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पहला पॉइंट बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर आपकी कंपनी कौन सी वाली है, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, तो फिर हम क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस. वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी आ जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम बस बदल जाता है, वो क्या हो जाता है, इनकम एंड एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, तो पहला बैलेंस शीट है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला, कैश फ्लो स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्या बोला, अगर कुछ भी चेंजेस होते इक्विटी में, वो स्टेटमेंट जो आपको क्या शो करता है, चेंजेस इन द इक्विटी, वो स्टेटमेंट भी बैलेंस शीट का सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है. नेक्स्ट अभी जो हमने पढ़ा वो एक्सप्लेनेशन. एनी एक्सप्लेनेटरी नोट, कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट है जो एनेक्स किया जाता है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. तो ये 5 बातें आपको याद होनी चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या क्या है? पहला बैलेंस शीट, पीएनएल एंड प्रॉफिट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर साथ में, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जिसमें आप शो करो चेंजेस इन इक्विटी. वेरी गुड. और कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट जो आप एनेक्स करो. क्या ये 5 बातें याद रहेंगी? चलो आ जाओ, यहां से अब स्टार्ट करेंगे. सेक्शन 129 बेयर एक्ट की सिंपल लैंग्वेज में पढ़ लिया. स्टार्ट. सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहां पे बोला भैया सबसे पहले सबसेक्शन 1 बताऊंगा. सबसेक्शन 1 आपको क्या बताता है? सबसेक्शन 1 आपको बताता है कि आपको क्या करना है, ट्रू फेयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शेड्यूल थर्ड और एक्सेप्शन. लेकिन बस इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी बात बोल दी है, एक्सेप्शन वाली बात बता दी उन्होंने. ये देखो क्या बोला यहाँ पे, आ जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर दिख रहा है, ट्रू फेयर है. ट्रू फेयर के बाद उन्होंने क्या बोला, ये शेड्यूल थर्ड दिख गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिख गया, और ये इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी, ये सब छूट वाली कंपनीज दिख गई हैं क्या? तो ये सबसेक्शन 1 समझ में आ गया. ठीक है. सबसेक्शन 2 एक छोटी सी बात कह रहा था कि आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एजीएम में प्रेजेंट करना है. क्या सबसेक्शन 2 समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग से कहां तक सबसेक्शन 1 है, यहां से 129 सबसेक्शन 1 फर्स्ट 2 पैराग्राफ. छोटी सी लाइन क्या है, सबसेक्शन 2. बीच में इन्होंने एक नोट दिया है कि नोट एनेक्स किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है. समझ लिया ये अपन ने. नीचे उन्होंने कहा कि चलो एग्जाम्पल देके भी समझाएंगे. पहला बैलेंस शीट, फिर प्रॉफिट और इनकम स्टेटमेंट दोनों साथ में, कैश फ्लो. 3 बातें बताइए. ये फर्स्ट है, ये दोनों सेकंड है. ठीक है, ये कैश फ्लो थर्ड है. 2 बातें, 2 डायग्राम ये लोग बनाना भूल गए. वो 2 डायग्राम क्या है, स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट. ठीक है, तो कुछ नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जांपल्स दे रहे हैं. ठीक है, चलो फिर से इन्होंने कहा कि नहीं फिर से बताएंगे, हमारी हम मॉड्यूल है, हमारी आदत है बार बार बताना. तो चलो सेक्शन 129 का सबसेक्शन 1 एंड 2. इन्होंने बोला भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, शेड्यूल थर्ड फॉलो करो, इंश्योरेंस बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. अब इन्होंने कहा कि यार ये लोग अपना खुद का फॉलो करेंगे, इनके एक्ट भी बताएंगे ना. इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस एक्ट है, देन बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, एनी अदर जो भी है. बात समझ में आ रही है? खींच के वही बात बता रहे जो ऊपर पढ़ी हमने. सबसेक्शन 1 क्लियर है बच्चों? सेम बात है, सबसेक्शन 1 क्लियर है. बढ़ू आगे, सेम लिखा है ना यही कि ट्रू फेयर होना चाहिए. चलो सबसेक्शन 2 फिर से रिपीट, हर एजीएम में क्या होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है मीटिंग में मेंबर की, एजीएम जो हो रही है मेंबर की. कौन सा सबसेक्शन 2? यही वाला ना, सबसेक्शन 1 ना. सेम बातें लिखी ना इसमें, ट्रू फेयर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शेड्यूल थर्ड जो पढ़ा था ये रिपीट है. यहाँ भी जो हमने पढ़ा ना, बस उन्होंने यहाँ पैराग्राफ में लिखा है और ये उन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है. तो सबसेक्शन 1 तो सेम ही रहेगा. क्लियर है पक्का? और फिर इंश्योरेंस बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी अदर कंपनी, इनके एक्ट के नाम बताएं कि इनके एक्ट ने जो बोल रखा है ये अपना खुद का शेड्यूल थर्ड फॉर्मेट करेंगे फॉलो. क्लियर है? बढ़ू आगे. चलो फिर सबसेक्शन 2 क्या बताया था मैंने, बताओ. सबसेक्शन 2 हर एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लिखा है, कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. किसके सामने करेंगे, कंपनी के मेंबर्स के सामने. डन. सबसेक्शन 2 हमने 3 4 सब अच्छे से पढ़ लिया है. ठीक है, अब जंप करके ये किस में आते हैं, 7 में. 7 क्या बोलता है, पर्सन क्या है, रिस्पॉन्सिबल, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ और जो भी इंचार्ज. अगर इनमें से कोई भी नहीं है, एब्सेंट है, तो क्या बोल दिया, सारे डायरेक्टर फंसेंगे. अब तुम कह रहे हो तुम्हारी कंपनी सीएफओ नहीं है, अच्छा ठीक है,
तुम कह रहे हो मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, सारे डायरेक्टर जितने प्रेजेंट है ना, नहीं बता पा रहे ना कौन था इंचार्ज इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो जितने डायरेक्टर आपकी कंपनी के ना 15 डायरेक्टर हैं, तो 15 के 15 डायरेक्टर फंसने वाले पेनल्टी में। ठीक है, या तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, तुम कह रहे हो ये है ही नहीं अपनी पोजीशन में, ये एब्सेंट है, तो ठीक है सारे डायरेक्टर फंसेंगे और सारे डायरेक्टर में लगेगी पेनल्टी। ये पेनल्टी यहाँ पे उन्होंने यहाँ दे दी कि सीजी इन इट्स ओन, या फिर एप्लीकेशन आती है फिर वो छूट भी दे सकती है, लेकिन हाँ पेनल्टी भी भारी भरकम लगाएगी। पेनल्टी कितनी बोल रही है, जेल जा रहे हो कब तक के लिए, 1 साल, या फिर फाइन हो सकता है कब तक का, 50,000 रुपीज, बट विच मे बी एक्सटेंड 5 लाख। अब मुझे जरा ये बताओ बच्चों, तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होती, पेनल्टी फाइन पेनल्टी फाइन पेनल्टी फाइन, पेनल्टी बोले कि फाइन बोले? हाँ, हमेशा ध्यान देना, एक्ट बोलता है पेनल्टी देंगे, पेनल्टी के अंदर फाइन होता है। ठीक है, पेनल्टी मतलब हम तुम्हें पनिश कर रहे हैं, पेनल्टी इज लाइक का पनिशमेंट। अब पनिशमेंट अंदर या तो आपको जेल इम्प्रिजमेंट या तो आपको पैसे लेंगे, दैट वाज फाइन। ठीक है, तो पेनल्टी वाइडर टर्म है, फाइन इसके अंदर आता है। बात समझ में आ रही है? डन। चलो, सीजी चाहे तो मना कर सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक 17 है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या, अभी तुमने पढ़ा क्या अकाउंट्स में, नाम सुना है, कुछ गिनती के अकाउंट सुने होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद होना जरूरी है, तुम्हें तुम्हारे सेक्रेटरल स्टैंडर्ड्स याद होने चाहिए। जरा मुझे बताओ, सेक्रेटरल स्टैंडर्ड 1, पहला बोर्ड मीटिंग, दूसरा जनरल मीटिंग, तीसरा डिविडेंड, फोर्थ बोर्ड रिपोर्ट, बस ये आपको याद होने। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भैया सीए याद करे ना, लेकिन इन्होंने एक 17 का नाम बोल दिया कि भैया एक 17 है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 15 16 30 40, ऐसे बहुत होते हैं, उनके बहुत होते हैं क्योंकि उनका तो अकाउंट्स है। हमारा पूरा कंपनीज एक्ट और एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी के लिए हम स्टैंडर्ड्स लेके आए। ठीक है, तो इन्होंने कहा एक 17 है, सीजी ने माफी, सीजी चाहे तो माफी दे सकता है, 17 वाला जो क्या बोलता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग, अलग अलग सेगमेंट की रिपोर्टिंग किस तरीके से करेंगे उसकी अलग से अकाउंटिंग होती है। उन्होंने कह दिया कि भैया हम किसको माफी दे देंगे, उन कंपनीज को जो कंपनी कौन सा काम कर रही है, डिफेंस प्रोडक्शन, जो भी राइफल से सारी चीजें बना रही है, ठीक है, उनको छूट दे रखी है कि भैया तुम सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग मत करो। लॉजिक सोचो कि भैया जो तुम आम से बना रहे हो उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो भैया सबको सब चीज डिस्क्लोज हो जाएगी, तो तुम मत करो, तुम्हें माफी दे दी। तो ये उन्होंने एक एक्सेप्शन के थ्रू बताया। क्लैरिटी है बच्चों? फिर उन्होंने कहा कि भैया शेड्यूल थर्ड, ये शेड्यूल थर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 में ही पढ़ लिया था कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, ट्रू फेयर, शेड्यूल थर्ड, यही था ना। रिपीट फिर से बोल दिया इन्होंने, फिर से बताते हैं बार बार, शेड्यूल थर्ड फॉलो तो करना ही है ना हमें। फिर उन्होंने कहा कंसोलिडेटेड पढ़ा था हमने, सब सेक्शन 3 क्या पढ़ा था, कंसोलिडेटेड, पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी साथ में क्या करेगी, कंसोलिडेटेड अकाउंट मैंडेटरी, सारी कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा जिसकी क्या है, सब्सिडीज है, जिसकी क्या है, एसोसिएट है, जो क्या कर रहा है, जॉइंट वेंचर। तो जिनकी सब्सिडीज है, जिनकी एसोसिएट है, जो जॉइंट वेंचर में चले, सबको अपना क्या करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, मतलब होल्डिंग और सब्सिडी मिक्स। सेक्शन सब सेक्शन 3 ये पूरा जो हम पढ़ चुके हैं ये कहानी बताता था। एग्जाम्पल देख के चलो समझते। एबीसी एक, एबीसी इंटरनेशनल हैज, ठीक है, कितना है यहाँ पे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख, ये कॉमा गलत लगाया इन्होंने, कॉमा ऐसे नहीं लगाते अपन, है ना। 50 लाख ये इंटरनेशनल वाला, ठीक है, इनकम ये। फिर उन्होंने बोला भैया इनकी इनकम है और इनका ये एसेट मेंशन है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन एबीसी इंटरनेशनल ऑल्सो गवर्न दी, उनकी कितनी सब्सिडी है, 5 सब्सिडी है, जिसकी इनकम भैया और ये सारे फिगर्स दे दिए। ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट टू जस्ट रिवील द पेरेंट कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पेरेंट कंपनी को बस सिंगल अपना नहीं करना है, क्या करना है, अपना भी करना है और कंसोलिडेटेड आउटकम भी बताने की भैया 55 मिलियन हो रहा है, 55 मिलियन एसेट्स हो रहे हैं, 85 मिलियन एसेट्स हो रहे हैं, इनकम 55 मिलियन हो रही है। एग्जाम्पल देके बस बता रही कि भाई पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड करो। क्लियर है? चलिए, रूल्स दिख रहे, रूल्स ये वाले इंपॉर्टेंट है तो ये मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलिए शॉर्ट में पहले समझेंगे, यहां तक चीजें क्लियर है पक्का। रूल 6, रूल 6 बोलते हैं कंपनी मस्ट प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या फॉलो करना है, शेड्यूल थर्ड, एंड क्या फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वापस रूल 6 पढ़ रहे, रूल 6 क्या बोलता है, आपको क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है और शेड्यूल थर्ड भी, यही तो पढ़ा था हमने सब सेक्शन 1 में। इफ द कंपनी, सेक्शन 129 का 3, 129 का 3 क्या बोलता है, कंसोलिडेटेड, ठीक है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय दी स्टैंडर्ड। इन्होंने कहा कि भैया आपको कंसोलिडेटेड नहीं करना है तो इनफ है, आप बस शेड्यूल थर्ड भी फॉलो करोगे तो भी चल जाएगा। मतलब
वापस पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको थर्ड भी फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों करना है। लेकिन अगर आपने सिंगल बस क्या कर लिया, शेड्यूल थर्ड फॉलो किया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, तो भी आपका काम चल जाएगा। ये छूट आपको तब मिलेगी जब भी आप कंडीशन फुलफिल करेंगे, जब भी आप कंडीशन फुलफिल करेंगे आपको ये कंडीशन दिखेगी। ये स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ क्या बोल रहे हैं, क्या समझ में आया? फर्स्ट पैराग्राफ करना है, दोनों फॉलो करना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि अगर शेड्यूल थर्ड भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन काम तब चलेगा जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होगी। ये 3 कंडीशन फुलफिल होगी, आ जाओ। इट इज क्या लिखा है, मैं हूं होल्डिंग कंपनी, तुम हो मेरी सब्सिडरी कंपनी। तुम मेरी क्या हो, होली ओन सब्सिडरी कंपनी या फिर पार्शियली, दोनों, ठीक है। अदर मेंबर नॉट ऑब्जेक्ट, हम जब इसका क्या कर रहे हैं, शेड्यूल थर्ड फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे, तो बाकी जो हमारे मेंबर्स है ना उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें उन्हीं को दिखाने के लिए कंसोलिडेटेड बनाना पड़ता था ना। अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है, तो उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, आप कौन सी कंपनी हो, आप लिस्टेड नहीं होने, अगर लिस्टेड हो तो कंसोलिडेटेड चाहिए चाहिए। अब शेयर होल्डर हाँ बोले चाहे ना बोले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। होल्डिंग कंपनी ने अपना कंसोलिडेटेड तो दे रखा है। कुल मिलाकर सीन ऐसा है, समझना, मैं हूं होल्डिंग को है, तुम हो सब्सिडी। होल्डिंग को जैसा करना है सेम सब्सिडी को, होल्डिंग को क्या करना था, मुझको अपनी स्टैंड अलोन भी देना था, मुझे अपनी कंसोलिडेटेड, सेम जो मैं कर रही हूँ वो मेरी सब्सिडी भी करेगी, सब्सिडी भी अपना स्टैंड अलोन देगी और सब्सिडी भी अपना कंसोलिडेटेड। लेकिन इन्होंने कहा कि सब्सिडी चाह रही है कि मुझे नहीं फॉलो करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड वाला, ठीक है मत करिए, लेकिन हमारी कंडीशन, तुम्हारी कंपनी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तुम लिस्टेड कंपनी नहीं हो। तीसरी, तुम्हारी होल्डिंग ने तो कंसोलिडेटेड दे दिया, जब तुम्हारी होल्डिंग ने कंसोलिडेटेड दे दिया तो हमारी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी फुलफिल होगी, क्योंकि तुम्हारा पूरा भी जो चिट्ठा है वो उसमें दिख चुका है ना, तो तुम्हें माफी मिल जाएगी, अदरवाइज माफी मिलने वाली नहीं है। रूल 6 समझ में आया? रूल 6 बोलता है सब्सिडी को भी क्या करना पड़ेगा, सब होल्डिंग कंसोलिडेटेड करना पड़ेगा, शेड्यूल थर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों फॉलो करना पड़ेगा, है तो कंसोलिडेटेड कई, है ना। लेकिन अगर आप शेड्यूल थर्ड करोगे तो भी काम चल जाएगा, कंडीशन तुम्हारे शेयर होल्डर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, तुम लिस्टेड नहीं होने चाहिए। तीसरा, तुम्हारी होल्डिंग ने कंसोलिडेटेड दे चुका है, हमारा काम हो चुका है। क्लियर है? चलिए खत्म। बीच में एक अचानक से क्या जाता है, 129A, ये ए कहां से आ गया, अमेंडमेंट, ठीक है। ए बी सी ऐसे अल्फाबेट्स आते हैं ना, तो ये बीच में इंसर्ट किए जाते हैं, स्टार्टिंग से नहीं थे, हाँ कैपिटल में जो होते हैं, ठीक है। चलो क्या लिखा है, पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले कंसेप्ट समझो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आया ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, वेरी गुड। बैलेंस शीट बोल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, इसी के साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल दिया, कैश फ्लो बोल दिया, नोट्स बोल दिया, और स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट और चेंज, ये दोनों भूल जाओगे क्योंकि ये तक कॉमनली नहीं सुनते, बाकी चीजें फिर भी सुनते हो, ठीक है। चलो अब इन्होंने बोला भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देना है, पीरियोडिकली देना है। सीजी जब चाहे, कुछ एक ड्यूरेशन में, कुछ एक इंटरवल में, कुछ एक टाइम के लिए आपसे क्या मांग सकता है, आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब मर्जी, सीजी को जब लगेगा। रिक्वायर दी कुछ क्लास ऑफ कंपनी को, वो क्लास ऑफ कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड कंपनी में प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब कर सकता है भैया प्रिपेयर करो, क्या प्रिपेयर करो, फाइनेंशियल रिजल्ट प्रिपेयर करो ऑफ द कंपनी सच पीरियोडिकल बेसिस इन सच फॉर्म, जो भी वो प्रिस्क्राइब, मतलब वो बोलेगा भैया मुझे तुम्हारे फाइनेंशियल रिजल्ट देखने हैं, आपसे डिमांड करेगा, आपको देना पड़ेगा। ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंप्लीट द ऑडिट, क्या बोल रहा है कि भैया प्लीज जो ये तुमने बनाए हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल ले लो कि ठीक बनाए हैं, और उसका क्या कर लो, ऑडिट कर लो, या फिर लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच मैनर जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो। नेक्स्ट, फाइल करो इसकी एक कॉपी, किसको, आरओसी को करो, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, जब भी वो रिलेवेंट पीरियड विद सच फीस एज में भी प्रिस्क्राइब। तो कुल मिलाकर अगर शॉर्ट में बताऊं, सीजी जब चाहे किसी भी कंपनी को क्या बोल सकती है, मुझे तुम्हारे पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, उस कंपनी को देना पड़ेगा। अब उस कंपनी को बस देना ही नहीं पड़ेगा, सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिजल्ट प्रिपेयर करेगा, पहले वो क्या करेगा, प्रिपेयर, प्रिपेयर करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थप्पा लगेगा, हाँ प्रिपेयर हो गया है, अप्रूवल मिल गई, फिर उसका क्या करवाएगा, ऑडिट। अब ये लिमिटेड रिव्यू क्या होता है, मतलब हर कोई नहीं देख सकता है, सारी चीजें उसमें नहीं होती, उसमें कुछ चीजें होगी जो डिस्क्लोज होगी, जो हर कोई देख सकता है, तो लिमिटेड रिव्यू, ठीक है। तो पहला प्रिपेयर करो,
दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे अप्रूव करे, फिर उसकी ऑडिट करवाई जाए, ठीक है, फिर आरओसी को इसे भेजा जाए। सीजी जब चाहे जिस कंपनी को बोलेगी उस कंपनी को प्रिपेयर करना, अप्रूवल करना, आरओसी को सेंड करना। क्लियर है? ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था। चलो आगे, खत्म यहाँ पे तुम्हारा 129। कुल मिलाकर हमने 2 सेक्शन अभी खत्म किए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन 128, 129। 128 क्या बताता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताता है, मेन हेडिंग, ठीक है। और 129 क्या बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर की बात करो तो मीनिंग पहले बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आता था? नहीं नहीं, मीनिंग मीनिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट मीनिंग क्या था? जितने भी पैसे आए हैं, ऊपर डेफिनेशन में जाओ, वेरी गुड, ऊपर डेफिनेशन बताइए, वेरी गुड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? बुक जिसमें पूरा पैसा आया गया लिखा, बुक जिसमें आपने गुड्स खरीदा, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, सेल परचेस। बुक्स उसे बोलेंगे जिसमें पूरी एसेट एंड लाइबिलिटी, और बुक्स वो जो भी प्रिस्क्राइब है 148 में। क्लियर है? तो सेक्शन 128 बोलता है हमारा बुक्स से मतलब क्या है, बुक्स, और इस बुक्स को कैसे बनाना है और कहां संभाल के रखना है, कब तक प्रिजर्व रखना है, ये बताए। फिर 129 आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब क्या कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें, यहां तक चीजें क्लियर है? 128 और 129, टेंशन तो नहीं? चलो, अब 2 अच्छे सेक्शन आपने पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे जो सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो थोड़ा एवे वाला सेक्शन है। हेडिंग देखो क्या लिखा है, आपने अकाउंट्स बना लिए, अप्रूव करा दिए, भेज भी दिया, लेकिन किसका ऑर्डर आया? देखो कोर्ट एग्जाम में होता था, पैरेलली लोग लिखते रहते हैं, ठीक है, हम ये बोलेंगे एनसीएलटी, ठीक है, ट्रिब्यूनल का क्या आया? ऑर्डर आया, रीओपन करो, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। कब इन्होंने कहा? जब उन्हें क्या लग रही है, कुछ फ्रॉडुलेंट या फिर कुछ मिसमैनेज लग रहा है, कंपनी के अफेयर्स कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, हमें सही सा नहीं लग रहा बैलेंस शीट। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर पास कर देगा कि भैया ओपन करो, ठीक है। चलो, तो शुरू से पढ़ेंगे। सेक्शन 130 बोलता है कंपनी नॉट रीओपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी हम ऊपर पढ़ के, वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या क्या था अभी देख लिया। कंपनी रीओपन नहीं करेगी, ना बुक्स ऑफ अकाउंट और ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 128 में पढ़ा और 129 में पढ़ा। कंपनी को कोई राइट नहीं है, इन्होंने कहा कि भैया कंपनी एक बार फाइनल हो गया तो फाइनल हो गया, लेकिन 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 अनलेस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन दी गई थी ट्रिब्यूनल को, और एप्लीकेशन देने वाले ये लोग थे। सीजी को लगा कि कुछ फ्रॉडुलेंट हुआ है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगा कुछ फ्रॉडुलेंट हुआ है, सेबी को लग रहा है, एनी स्टैट्यूटरी बॉडी को लग रहा है, ऑर्डर पास किया गया ट्रिब्यूनल ने कि हाँ इन्होंने सेटिस्फाइड किया कि कुछ गड़बड़ है, तो सबसेक्शन 1 बोलता है ये अथॉरिटीज हैं जो एनसीएलटी को रिक्वेस्ट भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे कि भैया इनकी क्या करो, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वापस से रीओपन करो, बनके जो तैयार कंप्लीट हो चुके हैं उसे रीओपन करो। क्यों? क्योंकि हमें कुछ उसमें फ्रॉडुलेंट और कुछ मिसमैनेजमेंट लग रहा है। तो क्या सबसेक्शन 1 समझ में आ रहा है? सबसेक्शन 1 बोल रहे हैं इन अथॉरिटीज के पास राइट है रीओपन कराने के। क्यों करवा रही है ये अथॉरिटीज, रीजन क्या है इनका? रीजन है फ्रॉडुलेंट और मिसमैनेजमेंट। ट्रिब्यूनल शेल गिव द नोटिस टू, इनको नोटिस दिया जाएगा, सीजी को दिया जाएगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, सेबी को, एनी अदर अथॉरिटी की, ठीक है हम इसे रीओपन करवा रहे, रीओपन करा के उसे फिर वो सारी चीजें देखी जाएगी। क्या सबसेक्शन 1 समझ में आए? सबसेक्शन 2 छोटा सा पॉइंट है, देखने के बाद जो भी एरर था उसे हमने ठीक कर दिया। अब ये एकदम क्या हो गया बच्चों? फाइनल हो गया, रिवाइज रिकास्ट कर दिया है। अब आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और जो फाइनेंस स्टेटमेंट एकदम फाइनल है, अब इसमें आप कुछ उंगली नहीं करोगे। सबसेक्शन 1 एंड 2 समझ में आए? 1 क्या बोलता है? अगर कुछ अथॉरिटीज जिसकी लिस्ट थी, इन्हें लगता है कुछ फ्रॉडुलेंट मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो वो एनसीएलटी को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि रीओपन करो, और उन्हें भी लगता है कि हाँ, तो इनको नोटिस भेजा जाएगा कि हाँ हमने रीओपन कर दिया है, फिर उसे ठीक किया जाएगा, और जो ठीक होगा उसे हम क्या मानेंगे? ये अब फाइनल है, अब दोबारा से रीओपन नहीं होगा। सबसेक्शन 1 समझ में आया? सबसेक्शन 2 समझ में आया? 3 ही है इसमें। सबसेक्शन 3, नो ऑर्डर, जब भी आप ऑर्डर पास करोगे ना, पुराने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को ही ओपन करा रहे हो। मैं अभी 2024 में स्टैंड कर रही हूँ, तो मैं कितने पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करवा सकती हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पुराने 8 साल, क्योंकि हमने बुक्स कितने साल तक संभाल के रखे? 8 साल तक की, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर क्या बोल रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें पहले हिंट कर दिया था कि भैया तुम 10 साल तक रखोगे, तो फिर हमारी फिर 10 साल पुरानी बुक्स भी ओपन हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है? प्रिजर्व भी 8 साल रखेंगे तो भैया ओपन भी पुराने कितने होंगे? 8 साल तक के। सबसेक्शन 3 समझ में आया? ये बस इतना ही था, ठीक है। 1 बोलता है डाउट है इन अथॉरिटीज को ओपन करो,
जो ओपन होकर रिवाइज किया जाएगा फाइनल। तीसरा, कितने पुरानी बुक खुल सकते हैं, 8 साल पुराने। सीजी ने अगर ज्यादा लंबा टाइम समय दे रखा तो और समय पुराना भी हो सकता है। क्लियर, पक्का? हाँ, एक ही बार करवा सकते हैं बस, ठीक है। हाँ, और 8 साल रखा ही इसीलिए, इनकम टैक्स अथॉरिटी भी देखना और पुराने नहीं उठा सकती, इसलिए जितनी बात पुरानी हो जाएगी, वो लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है, ये तो बोलता है ना, बात जितनी पुरानी उतनी दिक्कत, इसलिए हमने बस 8 साल का ड्यूरेशन ले रखा है, ठीक है। चलो एक केस दिख रहा है, केस का कंक्लूजन कि एनसीएलटी ने सही ऑर्डर दिया था, क्यों, और उसने क्या दिया था, फ्रॉडुलेंट और मिसमैनेजमेंट का केस हो गया था। क्या उन्होंने देखा था कि क्या हुआ है, अरे फ्रॉडुलेंट और मिसमैनेजमेंट, ठीक है। तो चलो रीओपन, उस केस में कितने साल पुराना था, 5 साल, ठीक है। कब तक के लिए मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। चलिए, क्या सेक्शन 128 समझ में आया, 129, 130, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 130 कि यही बुक्स ऑफ अकाउंट और इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीओपन कब किया जा सकता है, फ्रॉडुलेंट मिसमैनेजमेंट में, ठीक है। एनसीएलटी को वो रिक्वेस्ट भेजेगी कि हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, रीओपन करवाना है, फिर वो ऑर्डर देगा। हाँ, हम रीओपन करवा रहे हैं, उसको देखिए क्या दिक्कत है, उसे फिर ठीक करिए, ठीक करने के बाद कंपनी फिर उसे ठीक करेगी और उसे फाइनल कर दिया जाएगा। कंपनी को भी नोटिस जाएगा, ठीक है। कंपनी, ये रूल्स में बताया जाता है। अब देखो एक्ट चल रहा है, पहले रूल्स, रूल्स जब हम पढ़ेंगे तो रूल्स में प्रॉपर स्पेसिफिक प्रोसेस लिखी होगी। देखो जितनी प्रोसेस होते हैं वो रूल्स होते हैं। रूल में क्या लिखा होगा कि भाई इनकी तरफ से रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग क्या हो, इनकम टैक्स अथॉरिटी है, तुम्हारी रिक्वेस्ट एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी तुरंत कंपनी को एक लेटर भेजेगी कि भैया तुम्हारा रीओपन करवाया जा रहा है, चलो अब लेकर आओ सारे सारे रिकॉर्ड्स, क्योंकि वही तो लेकर आएगा, और फिर उसके साथ पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। अब सेक्शन 131 में जाएंगे, 131 की हेडिंग पढ़ो और समझो क्या बोल रहा है, वॉलेंट्री रिवीजन, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। सेक्शन 130 क्या बोल रहा था, रीओपन कौन करवा रही थी, अथॉरिटीज, अथॉरिटीज नहीं, इनकम टैक्स, सीजी, उन्होंने एनसीएलटी को बोला। अब यहां पर कौन आ गया है, कंपनी कह रही भैया हमसे गलती हो चुकी है, हमें हमें जैसे ही पता चला है इस गलती को हम सुधारना चाहते हैं, तो हम वॉलेंट्री रीओपन करवा रहे, यहां कंपनी खुद जा रही है, ठीक है। चलो सेक्शन 131 में डायरेक्टर रिवाइज करवाना चाह रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फिर अपनी बोर्ड रिपोर्ट को, ठीक। 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल, अब ये पहले परमिशन लेगा एनसीएलटी से, एनसीएलटी हमसे ये दिक्कत हो गई है, हमें इसे ठीक करना है, तो यस वो कर देंगे, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दी, कितने पुराने तक का करवा सकता है, पिछले 3, ठीक है। चलो, if it is appear them the company financial or board report has not been comply with the requirement, इन्होंने ऐसा बताया कि हम सेक्शन 129 फॉलो नहीं कर पाए और बोर्ड रिपोर्ट के लिए सेक्शन 134 होता है, हम 134 अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए, ठीक है। 134 भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। द ट्रिब्यूनल गिव नोटिस टू, अब जैसे कंपनी ने, आईटेक्स कंपनी ने रिक्वेस्ट भेजी, किसको रिक्वेस्ट भेजी, एनसीएलटी को, एनसीएलटी को क्या रिक्वेस्ट भेजी कि भाई हमें अपना ये रीओपन करवाना है क्योंकि हम वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाए जो भी इन्होंने रूल्स रेगुलेशन दे रखे। अब तुरंत एनसीएलटी किसको बताएगा, ये बात किसको बताएगा, सीजी को इन्फॉर्म करेगा और इनकम टैक्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा, एंड इनटू द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी, उनसे पूछेगा कि सीजी तुम बताओ, अथॉरिटी तुम बताओ कि कहीं कोई तुम्हारी तरफ से ऑब्जेक्शन तो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन, तो अपनी बातें भी आप रख सकते हो, क्योंकि भैया तुम अपने चेंज करने वाले तो मतलब इनकम टैक्स को तो इफेक्ट पड़ेगा ही, ऑब्वियसली तुमने पहले पुराना स्टेटमेंट दे रखा था। सच रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट नॉट प्रिपेयर या फाइल मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल, 1 साल में एक ही बार आप रिवाइज कर सकते हो वॉलेंट्री, ऐसे नहीं कि एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, एक ही बार सोच लो ना, एक ही बार ठीक क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। द डिटेल रीजन फॉर द रिवीजन, आपको जब आप बोर्ड रिपोर्ट बनाओगे तो उस बोर्ड रिपोर्ट में सारी की सारी डिटेलिंग लिखी होनी चाहिए। आप नोटिस करो बच्चों, जब भी हम कुछ भी करते हैं तो बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर, बोर्ड रिपोर्ट क्या है, कंपनी में जो कुछ भी हुआ वो डायरेक्टर की रिपोर्ट में होना चाहिए, और ये ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है, याद करो। ऑर्डिनरी बिजनेस में हम 4 बातें करते हैं, जिसमें पहले में ही क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर की रिपोर्ट, ठीक है।
बाकी तो डिविडेंड ये सब तीन बातें, मैं कह रही हूँ पहले पॉइंट की डिटेलिंग करूँ। पहले पॉइंट की डिटेलिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, अब सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले। ये जो चैप्टर है ये ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताएगा, ये चैप्टर आपको बोर्ड रिपोर्ट के बारे में बताएगा, और ये चैप्टर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी बारे में बताएगा। तो ये तीनों चीजें वही पहला ऑर्डिनरी जो बिजनेस है उसकी डिटेलिंग करता है। तो साफ इन्होंने बोला बोर्ड रिपोर्ट में रीजन बता दो कि आपने क्यों चेंज किया था, क्या था वो पंगा, ठीक है, कैसे फॉलो नहीं कर पाए थे, डिटेल कर दो। ठीक, चलो, करेक्शन ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट, ये सारी चीजें बताओगे। मेकिंग एनी नेसेसरी, जो भी कॉन्सिक्यूटिव ऑल्टरेशन जो आपने चेंजेस की, ये सारी चीजें आप बताओ। कुल मिलाकर सेक्शन 131 सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, आप वॉलेंट्री खुद से एनसीएलटी के पास रिक्वेस्ट लेके जा रहे हो कि हमें चेंज करना है पिछले 3 साल का डेटा, और 3 साल का ही अलाउड है। जैसे एनसीएलटी को पता चलेगा तो वो कहाँ जाएगा, सीजी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, कि भैया इनकी ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आई है, आपका अगर कुछ कहना है तो प्लीज आप भी हमें बता दो। फिर उसकी बातें सुनने के बाद वो उन्हें करेक्शन अलाउ कर देगा, और सारी की सारी चीजें बोर्ड रिपोर्ट में दिखा देना, और साल में एक ही बार आप ये करेक्शन करवा सकते हो। क्लियर है? सेक्शन 130 और 131 डिफरेंस समझ में आ रहा है? 130 किसकी बात करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 131 फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। वहां बुक्स ऑफ अकाउंट है, यहाँ बोर्ड रिपोर्ट है, दोनों में डिफरेंस है एक। ठीक, नीचे एक केस है, केस का कंक्लूजन आप रीड करेंगे। एरर था, किसमें एरर था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भैया हम रिवाइज करना चाहते हैं, अलाउ कर दिया एनसीएलटी बैंगलोर ने। क्लियर है? सेक्शन 134 यहाँ डिटेल में नहीं दे रखा है, बस अचानक से एक इसका सबसेक्शन उन्होंने बोल दिया है। क्या है वो, बस हेडिंग 134 दिया नहीं है, एक छोटी सी बात बोल दी। आगे चल के 134 डिटेल में पढ़ेंगे, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे जो बोला है उसको थोड़ा गौर फरमाएंगे। क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिग्नेचर किसका होगा, बोरिंग प्रेजेंटेशन। आओ, यहाँ बोर्ड रिपोर्ट भी है, फाइनेंशियल, मैं अभी बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा रही हूँ। सेक्शन 134 जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने साइनिंग की बात करी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन कौन करेगा, आ जाओ। सेक्शन 134 का सबसेक्शन 1, क्योंकि तुम्हारा मॉडल इधर उधर फेंक फेंक के बताता है, तो 134 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन किसके होंगे। इन्होंने कहा साइन करने वाला तो कौन होगा, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चेयरपर्सन का साइन, एंड क्या लिखा है, कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, साइन कराओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, साइन कराओ, सीएस है, साइन कराओ। कुछ याद आ रहा है, इससे पहले भी एक लास्ट चैप्टर पढ़कर आए, उसमें क्या लिखा था, सीएफओ साइन कर रहा था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, दोनों के दोनों साइन कर रहे थे, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीएफओ, सीईओ, सीएस, कंपनी में अगर ये तीन लोग हैं, इन तीनों के साइन होंगे, और प्लस चेयरपर्सन, मतलब साइन कितने के हो रहे, 4 लोग के। कितने लोग के साइन हो रहे, 4। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप भी साइन करते हो, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, जिससे हम बहुत डरते हैं, है ना। उस थोड़े से जो हम बहुत डरते हैं वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि भाई कहीं साइन करने जा रहे हो तो क्या आंख बंद करके साइन करोगे, अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। तुमको अकाउंट्स बनाने को नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो बन गया है उसे समझ तो सको, इतना बस आपको सिखाया जाता है, बनाना नहीं है, और उसमें ही हमारी हालत खराब हो रही होती है। थोड़ा तो करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप साइन करने वाले हो। चलो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसके साइन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट में था इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो दो मुझे बताओ, एक्सप्लेनेटरी नोट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन साइन करेगा, चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ और सीएस, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मान लो आपकी कंपनी में चेयरपर्सन नहीं है, बोर्ड का कोई चेयरपर्सन नहीं है, एक काम करो, कंपनी का ना 2 डायरेक्टर उठा लो। कंपनी कितने डायरेक्टर उठा लो, 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक तो क्या होना चाहिए, एमडी, एंड बाकी के लोग वही चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंस, सीएस। मतलब चेयरपर्सन की जगह बस किसने ले लिए, 2 डायरेक्टर। चेयरपर्सन है आपके बोर्ड का, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी 2 डायरेक्टर से साइन करो, जिसमें से एक तो एमडी ही होना चाहिए। अब तुम ज्यादा बेटर समझ पा रहे हो ये एमडी कौन है, ठीक है, एमडी थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन। क्लैरिटी है बच्चों? अब बाकी सेक्शन 134 के सब सेक्शन 6 आएंगे, ओपीसी, स्पेशल नोट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये अभी नहीं, क्योंकि उन्होंने बस साइनिंग की बात करी और सामने आ गया, और क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है और इसमें आपके भी साइन लगेंगे, तो मुझसे भी रुका नहीं गया, मैंने भी बता दिया, ठीक है। चलो,
ये समझ में आ गया, ये बस बोरिंग प्रेजेंटेशन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, इट इज मैंडेटरी टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द सीएस। अगर कंपनी में सीएस है, ये कौन साइन कर रहा है, जॉब वाला की जॉब वाला, है ना, जॉब ही वाला करेगा, क्योंकि बाहर वाला तो प्रैक्टिसिंग सीए होगा ना जो चेक करेगा। अकाउंट्स हम थोड़ा ना चेक करेंगे, हम तो बस कह रहे हैं कि हाँ कंपनी ने ये अकाउंट्स बनाए, हम जॉब वाले, हमने देख लिया, हमें ठीक लग रहा है, ठीक है, तो तुम बस अप्रूवल दे रहे हो। हाँ, बाहर वाला तो अभी ऑडिटर अभी चेक करेंगे, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। अभी अंदर के अकाउंट्स बन रहे, चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, अकाउंट्स बनना और उसके बाद बाहर वाला ऑडिटर आके चेक करेगा, तो अभी अंदर के लोग बना रहे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, है ना, वो आएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव सीएस, ये लोग साइन करेंगे। अभी अंदर का सीए ही सारे अकाउंट के काम कर रहा है, क्लियर है, चलो। अब सेक्शन 136 क्या लिखा है, राइट ऑफ द मेंबर, क्या है इसका राइट बताओ जरा, हेडिंग से पढ़ो। टू कॉपी, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ऑडिट हो जाएंगे, तो इनके पास राइट है, क्या राइट है, इनको कॉपी मिलेगी। मैंने आपको बताया था सारी चीजें प्रेजेंट करनी पड़ती है, डिस्कस करनी है ना। एजीएम में क्या करना है, क्या डिस्कस करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट करी जाएगी ना, तो राइट है आपका कि इसकी कॉपी आपको मिलेगी, ताकि आप देखो समझो क्रॉस क्वेश्चन कर सको। भाई कब मिलेगी, नोटिस के साथ घर पे पहले ही पहुंच जाएगा आपके घर में पहले, क्योंकि यहाँ बैठ के इतनी मोटी मोटे पेजेस इतने सारे क्या एक बार में देख के समझ में आने वाला है। तो नोटिस जब आपको गया 21 दिन पहले, तो पहले हम आपके घर में भेज चुके, उधर पढ़कर समझ के आओगे, क्वेश्चन तैयार करके लाओगे, एक पूरी ऐसे लिस्ट बना लेना क्वेश्चनर, ठीक है, यहाँ आकर क्वेश्चन पूछते रहना। यहाँ कुछ नहीं दिया जाता, जो होता है आपके वहां मिलता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट घर पहुंच गया, बोर्ड रिपोर्ट घर पहुंच गया, ऑडिट रिपोर्ट घर पहुंच गया, एक दो पन्ने नहीं मिलते, मोटा मोटा सा बंडल होता है, अच्छा बुकलेट टाइप की होती है, वो आप पूरा घर से देख कर आओ, और यहाँ पे आके बस वोटिंग करेंगे, ताकि जल्दी मैटर रिजॉल्व हो जाए। क्वेश्चन रेज करो और वोटिंग करो, दैट्स इट। यहाँ बैठ के पढ़ना समझना नहीं है, क्यों, क्योंकि इतना समय थोड़ी ना है, और हर कोई थोड़ा ना पढ़ेगा समझेगा। जिसने समझा है, जिन्हें डाउट है, वो आकर आए, अदरवाइज मीटिंग में फिर भी नहीं। चलो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 136, कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत देना है स्टैंड अलोन, साथ में क्या देना, कंसोलिडेटेड भी। कंसोलिडेटेड कब देंगे, बस सब्सिडी में देते, सब्सिडी हो, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, ठीक है, चलो। इफ एनी, साथ में क्या बोला, ऑडिट रिपोर्ट भी दो। क्या क्या देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका कंसोलिडेटेड, और क्या दो, ऑडिट रिपोर्ट, अलोंग विद द अदर डॉक्यूमेंट, वो अदर डॉक्यूमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, सारी सारी चीजें, ठीक है। रिक्वायर बाय द लॉ टू एनेक्स, जो जो लॉ आपको बोलता है वो सब आप उसको एनेक्स करके दोगे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। बिफोर इन इट्स जनरल मीटिंग शेल बी सेंड, आप उसे भेजोगे एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, एवरी ट्रस्टी, अगर डिबेंचर ट्रस्टी ये सारे लोग हैं जो भी ट्रस्टी वगैरह वो भी इधर आएंगे तो उनको भी भेजेंगे। ऑल द अदर पर्सन हु इज एंटाइटल नॉट लेस देन, कितने दिन पहले मीटिंग के, वही 21 दिन पहले। अब 21 दिन भी समझ आ रहा होगा आपको, जनरल मीटिंग पढ़ चुके हो। कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट आप शॉर्टर नोटिस से देना चाहते हो, 21 दिन की जगह याद करो, नोटिस क्या शॉर्टर नोटिस से होता था 14 डेज, 7 दिन बोर्ड मीटिंग का याद आ रहा है ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। चलो, जनरल एजीएम की बात हो रही तो 21 दिन पहले जनरल मीटिंग में, है ना, 14 डेज भी हो सकता है, लेकिन अगर 95% कुछ याद आ रहा है, 95 लोग की अगर अग्री हो जाते हैं कि ठीक है हम सब तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं शॉर्टर नोटिस से भी, तो शॉर्टर नोटिस की बात बोल रखी है, 21 दिन पहले शॉर्टर नोटिस भी हो जाएगा। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, पढ़ते थे, आज ही तो पढ़कर आए हो ना तुम लोग, टेस्ट है ना एजीएम का, वेरी गुड, कुछ याद आ रहा है, आज ही तो है ना इसका टेस्ट, तो मेरे हिसाब से तो तुम लोग सब पढ़कर आए हो, 95% तो क्लिक होना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है तुम लोग अच्छा टेस्ट दोगे, ऑब्वियसली। जब तक टेस्ट नहीं हो देंगे, नहीं 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 नहीं, ये खेल नहीं होगा, खेल ये होगा कि उन्हें क्लास में बैठने ही नहीं दिया जाएगा जब तक वो टेस्ट ना दे, छुट्टी, छुट्टी। बस मुझे ऐसा बोल बोल के मुझे और ऐसा कर दो कि नहीं मैं अब ऐसे करूंगी, नहीं नहीं, देखो अच्छा तुम्हारे साथ ही होगा, आज नहीं समझ में आएगा बाद में से, देखो टेस्ट देने से भला किसका होगा यार, तुम एक छोटे टेस्ट से अगर भागोगे तो यार वहां तो इतना बड़ा टेस्ट वेट कर रहा है तुम्हारा, तो फिर जून अटेम्प्ट ले लो भाई, मत पढ़ो दिसंबर के लिए, फिर जून में क्या लगेगा, अरे इतना टाइम है, फिर आखिर आखिर में फिर सेम हो जाएगा ऐसे ही, तो बच्चा ये साइकिल है, आती जाएगी, मत डरो।
तुम्हारा भला है, तुम्हारा भला है, ठीक है, चलो आ जाओ। ये समझ में आ गया? नहीं नहीं दूंगी मैं उन्हें, आज ही मैं मैसेज कर दूंगी, ऐसा फॉरवर्ड मैसेज है ना। याद दिलाना, याद दिलाना, ऐसे बाहर खड़े रहेंगे, प्रॉपर प्रॉपर मैं, खतरनाक वाला, ठीक है। चलो, राइट क्या है? हाँ, बिलवाना वाला नहीं, मैं कहूंगी जाओ बात करो और सीधा घर चले जाओ, है ना। ए चलो वापस आ, वापस आ, वापस आ। 21 डेज, 14 डेज, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? 21 दिन पहले, अगर शॉर्टर है तो भाई 14, ठीक है। 14 की रिक्वायरमेंट बताई उन्होंने 95% वाली। फिर केस बताया सेक्शन 8 कंपनी और निधि कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या कर सकता है? शॉर्टर नोटिस दे सकता है। निधि कंपनी को बोला भैया तुम पे भी अप्लाई नहीं है, मोर देन 1000 अगर ये सारे लोग आते हैं तो इंटीमेशन आप भी क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू। याद करो, शॉर्टर नोटिस पॉसिबल नहीं होता है तो इंटीमेशन करो, सारी चीजें, ठीक। यहां पर किसकी ऑब्लिगेशन? लिस्टेड कंपनी को हमेशा एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन होती है। क्या है एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन? कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई भी आके इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन कब आए वो? वर्किंग आवर्स में, बिजनेस आवर्स में, 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग एंड द स्टेटमेंट कंटेनिंग, ठीक है। ये जो फॉर्म है उसके फॉर्मेट में रखना, कॉपी सेंड एवरी मेंबर, सेम सारी ट्रस्टी, सेम सारी चीजें। बस एक्स्ट्रा क्या बोला इनको, तुम्हें क्या करना है, इंस्पेक्शन भी अलाउ करना है। यहां उन्होंने बोला कंप्लाई करना पड़ेगा आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब समझो, तुमने एक सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक सुना होगा इंडेस। सुना है क्या? एक होता है एएस, फुल फॉर्म बताओ, ये पता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडेज 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 वैसे शॉर्टकट में बोलते हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और एक इंडियन अकाउंटिंग। समझो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले से था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी धीरे धीरे आया है, ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को क्या कर सके, मैच कर सके। हाँ, पहले था एएस, नाम बदलकर बस क्या कर दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि ये इंडियन है, जो थोड़ा सा हमने और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को टच करने के लिए बनाया। तो उन्होंने कहा कंपनी विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई, जिन कंपनीज में, हर कंपनी में भी इंडेज एप्लीकेबल नहीं है, हर कंपनी में भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। जिन कंपनीज को बोल दिया भैया तुमको तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी करनी पड़ेगी, तुम ज्यादा बड़ी कंपनी हो चुकी है, उसमें थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंटेशन है, तो प्लीज आपको फॉर्म बदलना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो भी है उनका एओसी 3 के अकॉर्डिंग था, तुम्हें बस 3A वाले में आ जाना है। क्या बात समझ में आई? वापस, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो इंस्पेक्शन में अलाउ करो और सेम कॉपी पेस्ट सारी बातें जो कंपनीज एक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर इंडेज, हिमांशी, अगर इंडेज एप्लीकेबल होता है तो और एक्स्ट्रा है ना, जिनको इंडेज फॉलो होगा वो फॉर्म एओसी 3 करेंगे। क्लियर बच्चों? पक्का? फिर से आगे यहाँ पर क्या रूल्स रीड करोगे, बोलो हाँ। ये इलेक्ट्रॉनिक मैनर, ये सारी चीजें रूल्स तुम रीड करोगे। यहां तक आप रीड करोगे, ये सारी चीजें रीडिंग में जाएगी, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक हो जाए, एक मिनट को इसको खत्म तो करो, यहाँ पे सॉरी 137 से स्टार्ट करेंगे, है ना, ये तो खत्म करो। ये क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके, सब्सिडीज के। एवरी कंपनी हैविंग सब्सिडीज प्रोवाइड कॉपी ऑफ दी सेपरेट ऑडिट, अनऑडिटेड, अगर ऑडिट है तो ऑडिट का दिखाओ, अनऑडिटेड है तो वो दिखा दो, जो भी एज द केस में भी, ठीक है। ईच ऑफ इट सब्सिडी टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु आस्क फॉर इट, जो मेंबर मांगेगा आपको उसको ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ऑडिटेड तो ऑडिट दो, अनऑडिटेड तो अनऑडिटेड दो, ठीक है। किसी किसी को अलाउ होता है अनऑडिटेड कुछ टाइम के लिए, तो अगर नहीं हो पाया ऑडिट तो अनऑडिटेड फॉर्म भी दे दोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, राइट टू इंस्पेक्ट, क्या होगा सोचो। इंस्पेक्शन अलाउड है, वर्किंग आवर्स में अलाउड है, ठीक है, सेम बात है। पेनल्टी, सेक्शन 136 नहीं फॉलो करोगे तो भैया ये पेनल्टी। तो अब हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद 137 से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बच्चों? चैप्टर का नाम मुझे पहले बताओ क्या है? अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट आपका अकाउंट है और सेकंड पार्ट आपका क्या है, ऑडिट। अब फर्स्ट पार्ट के जो अकाउंट का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था पढ़ चुके हो, क्या क्या था इंपॉर्टेंट सेक्शन? 128 आपको क्या बोलता है, बुक्स बनाओ, और बुक्स से हमारा मतलब क्या क्या है। फिर 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है उन्होंने बताया, ठीक है।
फिर उसके बाद भी जो सेक्शन है वो आपको सेक्शन नंबर से याद नहीं रखना, सेक्शन नंबर से याद करना है तो 128 और 128 उसके बाद सेक्शन नंबर से याद नहीं। लेकिन वन क्या हो गया शायद, वापस वापस, है ना। तो सेक्शन 130 मुझे बताओ लेकिन था क्या, क्या पढ़ा था अपन ने? रीओपनिंग कर रहे थे, ठीक है, किसके ऑर्डर पे? एनसीएलटी के ऑर्डर में, कोर्ट के ऑर्डर में, एनसीएलटी के ऑर्डर में। अब हमने कहा था पहले एप्लीकेशन भेजो, अथॉरिटीज भेजेंगी, फिर उन्हें ठीक लगेगा तो वो रीओपन कराएंगे, जो होगा फिर फाइनल होगा। फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 131 पढ़ा कि कंपनी खुद से भी कर सकती है पिछले 3 साल के, ठीक है। ऊपर जब अथॉरिटी खुला रही थी तो वो पिछले 8 साल तक के खुला सकती है, और जब हम खुद करते हैं तो पिछले 3 साल तक के, ये सब पढ़ा था अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? फिर हमने एक साइनिंग वाला पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है, 134 आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। राइट ऑफ द मेंबर टू कॉपी, राइट है कि कॉपी मिलेगी। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडी, जनरल बातें थी, ठीक है। चलो अब यहां से स्टार्ट करेंगे। अब जितना भी पोर्शन है फर्स्ट पार्ट अकाउंट्स वाला ही पार्ट चल रहा है। इसके बाद आपके पास जो कंसेप्ट है वो बहुत हैवी कंसेप्ट नहीं है, जनरल बातें। हेडिंग बताओ सेक्शन 137 की, कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड। अब इन्होंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में सबके सामने प्रेजेंट कर लिया। जैसे एजीएम में सबके सामने प्रेजेंट किया, आपको किसको देना है? आरओसी को देना है। कितने दिन के अंदर देना है? 30 डेज के अंदर। पहले शॉर्ट में समझेंगे। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 137 साफ बोलता है हर कंपनी को फाइल करना पड़ेगा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अब जो ये 30 दिन के अंदर, कहां से 30 दिन? जिस दिन आपकी एजीएम होती है। मैंने आपको बताया था 30 सितंबर लास्ट, है ना, 6 महीने के अंदर अंदर हुई थी। अब यहां से अब आपको बाकी लोग क्या काम कर रहे होंगे, आपको फाइल करना है क्या? सितंबर खत्म, क्या चल रहा है सितंबर के बाद? अक्टूबर। तो अभी ये फाइलिंग का टाइम चल रहा है, क्रूशियल टाइम चल रहा है अभी। मतलब जो भी एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे शेल्डर को दिखा दी, उन्होंने अप्रूवल दे दिया, 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को फॉर्म भरना है। और इस फॉर्म का नाम भी आपको अब याद रखना पड़ेगा। फॉर्म क्या है? AOC 4। AOC 4 ये याद रखना पड़ेगा कंपलसरी। साफ इन्होंने बोला 30 दिन के अंदर फाइनेंशियल वेयर द फाइनेंशियल्स आर एडॉप्टेड, मतलब शोल्डर को दिखाया, शोल्डर ने हाँ बोल दिया कि हाँ सब बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। दिस इंक्लूड द कंसोलिडेटेड। अब हो सकता है स्टैंड अलोन हो सकता है कंसोलिडेटेड, दोनों हो, दोनों की बात हो रही है। अगर आपका नॉर्मल स्टैंड अलोन था तो आपको कौन सा फॉर्म भरना था? AOC 4 वाला। अगर आपका कंसोलिडेटेड था तो AOC 4 कौन सा वाला? कंसोलिडेटेड वाला। अलॉन्ग विद द नेसेसरी फीस वगैरह जो भी आरओसी को देना। तो फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया? हर कंपनी को जब भी उसकी एजीएम हो जाएगी, वहां से 30 डेज के अंदर उस एजीएम में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने शेल्डर के सामने प्रेजेंट किया उसी वाले को ही आरओसी में फाइल करना 30 दिन के अंदर। फॉर्म का नाम कंपलसरी आपको याद रखना पड़ेगा, दैट वाज AOC 4, ठीक है। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट एडॉप्टेड एट द एजीएम, एजीएम में हमने रखा, एजीएम में हम डिस्कशन करते, ऑर्डिनरी बिजनेस था, ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या पास होता था? OR। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा, क्रॉस क्वेश्चन किया, बातें करी, उसके बाद अब वोटिंग कर रहे कि सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके लग रहा है, OR पास करो, OR पास किया, आगे करके कंटिन्यू चलेंगे। तो अगर एजीएम में एडॉप्ट हो गया मतलब सबने हाँ बोल दिया, क्या लिखा है? आर नॉट एडॉप्टेड, लोगों ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है, हमें ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर मीटिंग क्या हो गई आपकी? एडजर्न हो गई। हमने समय लिया, मोहलत ली उनसे कि भैया ठीक है, हम इसे ठीक करें या जो भी इश्यूज हैं, ठीक है। दे मस्ट स्टिल फाइल दी, क्या लिखा है? प्रोविजनल बेसिस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमें ये वाला प्रोविजनल बेसिस में अभी तो देना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अगर ओपीसी है, ओपीसी क्या एजीएम होती है? क्यों नहीं होती? एक ही पर्सन है, क्या एजीएम होगा? इन्होंने कहा भैया तुम एक काम करो, तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आपका ईयर एंड होगा, ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च, तो आपको 180 डेज के अंदर अंदर क्या कर देना है? AOC 4 फाइल कर देना है। अब मुझे बताओ 180 डेज कब खत्म हो रहा है? सितंबर एंड, 6 महीने ना, तो वहीं पे सितंबर से पहले पहले। बाकी सबको बोला सितंबर तक आपको मीटिंग करा लेनी है, उसके बाद 30 डेज का समय दे रहे फाइल करने का। लेकिन ओपीसी को बोला कि भैया तुम तो अकेले हो, कोई मीटिंग ही नहीं होने वाली, तो तुम 180 डेज के अंदर अंदर जब सबकी एजीएम होती है तब तुम्हारी क्या हो जानी चाहिए? ये फाइलिंग हो जानी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आपकी फॉरेन सब्सिडरी है, कंपनी बाहर की है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है, डोंट रिक्वायर द ऑडिट, उन्हें यहाँ पे ऑडिट नहीं करना क्योंकि उनके रूल्स रेगुलेशन उन्हें फॉलो करने, ठीक है। तो उनका जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स होंगे कैन बी फाइल होल्डिंग इंडियन कंपनी, अगर बाय दी सॉरी फॉरेन सब्सिडरी, उल्टा हो गया, गलत बोल दिया, ऑपोजिट था। इंडिया में है कंपनी और इंडियन कंपनी होल्डिंग कंपनी, उनकी सब्सिडी का है
बाहर फॉरेन में। अब उनका ऑडिट उनके वहां से तो नहीं दिख रहा, ठीक है, तो उनका अनऑडिटेड जो होगा वो होल्डिंग कंपनी ऐसे ही डिक्लेयर कर देगी। एंड इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अनदर लैंग्वेज, हो सकता है कि वो जिस कंट्री में है उस लैंग्वेज में उन्हें बनाना पड़ गया उनके शोल्डर को दिखाने के लिए, तो जो अनदर लैंग्वेज में होगा तो प्लीज उसका हमें कौन सा चाहिए, इंग्लिश वर्जन भी चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को तो समझ में आए। होल्डिंग कंपनी यहाँ की है, सब्सिडी कंपनी बाहर की है, होल्डिंग कंपनी ने अपना ऑडिट करा लिया, उनकी सब्सिडी क्योंकि बाहर की है, वहां के लॉस देख रहे, उसके अकॉर्डिंग ऑडिट नहीं हुआ है, तो प्लीज एक काम करो, अनऑडिटेड ही दे दो, अनऑडिटेड दे दो। लैंग्वेज अगर डिफरेंट है तो लैंग्वेज डिफरेंट भी दो, और उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेट इंग्लिश वर्जन, दोनों आप हमें देंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे नहीं कि बस इंग्लिश दो, हमें वो भी देखना है कि तुमने वहां पे कौन सा रखा है, ताकि कल को अगर कुछ क्रॉस चेक करना हो तो वो हम देख सके। क्लियर है? एडिशनली कंपनी को ये एक्सबीआरएल, पहली बार सुन रहे हो? एक्सबीआरएल फुल फॉर्म क्या लिखा है बताओ? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ये एक कोड लैंग्वेज है, एक्सबीआरएल फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। कुछ बड़ी हैवी कंपनीज को सीजी ने साफ बोल रखा है, तुम नॉर्मल एओसी 4 फाइल नहीं करोगे। पहले तो एओसी 4 का फॉर्म नंबर आपको याद होना चाहिए। एओसी 4 किस पर, फॉर एग्जाम्पल एमजीटी 14, एमजीटी 14 क्या था? स्पेशल रेजोल्यूशन, क्या बस स्पेशल रेजोल्यूशन था? और भी मैटर्स थे, बहुत सारे मैटर्स के लिए हमें एमजीटी 14 फाइल करना होता है। एओसी 4 किस मैटर के लिए फाइल करना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां दिखेंगे? एओसी 4 में। मतलब किसी कंपनी का अगर आप एओसी 4 देख रहे हो, एओसी 4 फाइल करो, दैट मींस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करो। आपको अकाउंट्स की एंट्री करनी है, ये सीएस करेगा ये फाइलिंग, सीएस अभी ये सारे काम कर रहा होगा। अब जब सीएस ये सारे काम कर रहा होगा तो उसे अकाउंट्स के कंसेप्ट के लिए होने चाहिए ना। अगर बैलेंस शीट में एसेट लिखा है जो आपके पास पेपर फॉर्म में जो होगा, एसेट लिखा होगा, उसमें लाइबिलिटी लिखा होगा, ये आपको फॉर्म में लिखना है एसेट लाइबिलिटी, उसमें लिखा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तुमको रिलेटेड, तो तुम्हें ये फॉर्म भरना है, उस फॉर्म में ये सारी चीजें भरनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा बहुत अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब आपने ये उसी फॉर्म फाइल किया, आप कंपनी के सीएस हो, ठीक है, आप कंपनी के क्या हो? सीएस। सीएस ने सारे काम किए, इन्होंने कहा एओसी 4 अलग होता है और एक एक्सबीआरएल वाला एओसी 4 होता है, ये थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये हेवी कंपनी, बड़ी कंपनीज के लिए अलग से एक फॉर्मेट होता है जिसमें टेम्परिंग, जिसमें छेड़छाड़ी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये एक तरीके से कोड लैंग्वेज होती है जो ब्लॉक कर दिया जाता है, कोई आसानी से ऐसे फिगर चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सेल दिख रहा है ना, एक्सेल आपको बैलेंस शीट दिख रही है, ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा मिटा के दूसरा फिगर लिख दिया, लिख सकते हो ना आसानी से, लेकिन अगर वो एक्सबीआरएल फॉर्मेट में, दैट मींस आप आसानी से उसे चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ बड़ी हैवी कंपनीज है जिनको सीजी ने बोल दिया तुम नॉर्मल एओसी 4 नहीं दोगे, तुम एक्सबीआरएल एओसी 4 दोगे। इसका अपना एक फॉर्मेट होता है, सॉफ्टवेयर होता है अपना एक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सीएस हूँ, मैं कंपनी की एओसी 4 फाइलिंग करती हूँ, नॉर्मल एओसी 4 भी फाइल करती हूँ और एक्सबीआरएल भी। तो एक्सबीआरएल आईटी, ठीक है, सॉफ्टवेयर एक होता है, सॉफ्टवेयर मैं परचेज करके रखूंगी और जिन कंपनीज के ये सारे आएंगे ये सारे फॉर्म में फाइल कर सकती हूँ, तो इसका एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, नॉर्मल नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? चलो, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हेडिंग क्या लिखा है? कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, कितने दिन के अंदर? 30 डेज। कहां से? जिस दिन एजीएम हुई। ओपीसी को क्या बोला? 180 डेज के अंदर। क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो एओसी 4 और एओसी कंसोलिडेटेड का अलग जो है भाई वो तुम कर लो, ठीक है। चलो 30 डेज के अंदर बोल दिया उन्होंने, फीस वगैरह पक्का दे देना, बिना फीस को तो काम होने नहीं वाला तुम्हारा, ठीक है। चलो, ये 30 डेज एजीएम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें। ओपीसी के केस में बोल दिया भैया आपको 180 डेज, ठीक है। अब मैंने अभी आपको ये इंग्लिश ट्रांसलेशन ये सब समझ में आ गया, फॉरेन सब्सिडीज एंड ऑल, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक और चीज बताई, एक्सबीआरएल। अब इस एक्सबीआरएल को रूल 3 में उन्होंने डिटेल में बताया, चलो इस एक्सबीआरएल को थोड़ा सा डिटेल में समझे। इन्होंने कहा एओसी 4, लेकिन कौन सा वाला? एक्सबीआरएल। तुम 3 एओसी 4 देख रहे हो, एक है नॉर्मल एओसी 4, एक है एओसी 4 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है एओसी 4 एक्सबीआरएल। क्या तीनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? पहला नॉर्मल है, दूसरा कंसोलिडेटेड है, तीसरा एक्सबीआरएल। एक्सबीआरएल किसको करना है? सारी लिस्टेड कंपनी को एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर में ही करना है। दूसरा, ये एक कोड लैंग्वेज है, ठीक है। हैविंग पेड अप कैपिटल कितना? 5 करोड़। टर्नओवर कितना? 1 करोड़। ऑल कंपनीज, जिसमें क्या फॉलो होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, क्या लिखा है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएस अलग है, आईएएस अलग है, ठीक है, उसको इंडेस इसलिए बोलते हैं, आईएन लेते हैं, इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसलिए इंडेस इंडेस तुम थोड़ा सुनोगे ऐसे, ठीक है, वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बात समझ में आई?
सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर, सबको अकाउंटिंग पुराना स्टैंडर्ड फॉलो करना है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नया आया है, सबको नहीं करना है, टॉप क्लास की कंपनीज को करना है। बात समझ में आ गई? डन। अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी कंसेप्ट आएगा, बताऊंगी किस डेट से कहां से किस किस को करना है, ठीक है। तो पुराना क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नया क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किसको कब कहां कैसे करना है डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक उसका यही है। चलिए, तो कुल मिलाकर वापस से आते हैं। लिस्टेड कंपनी, पेड अप जिसका 5 करोड़, टर्नओवर जिसका 100 करोड़, और वो कंपनी जिसपे एप्लीकेबल है कि तुमको तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है, जो सबको नहीं करना है, कुछ को, जो कुछ कंपनीज है उनको एओसी फॉर एक्सबीआरएल फॉर्मेट। इन्होंने कहा इनकी अपनी खुद की क्या होती है, ये क्या वर्ड लिखा है? टेक्सोनॉमी, मतलब इनकी खुद की एक डिक्शनरी है। टेक्सोनॉमी क्या है? इनकी अपनी खुद की एक डिक्शनरी है। क्योंकि जब आप एक्सबीआरएल फॉर्मेट में करोगे तो ये कोडिंग होती है, कोड होता है इसका, ठीक है। उसमें एसेट का मतलब क्या है, उसमें लाइबिलिटी का मतलब क्या है, हर किसी वर्ड का कुछ एक टेक्निकल टर्म है, वो टेक्निकल टर्म आपको समझ में आना है। तो प्लीज आरओसी को जब आप फाइल करोगे तो स्टेटमेंट भी देना कि भैया किस वर्ड का क्या है, उसकी टेक्सोनॉमी भी देना। जैसे एब्रिविएशन होते हैं ना कि किस शॉर्टकट वर्ड का क्या मतलब है, तो ऐसे आपको उसकी टेक्सोनॉमी भी फाइल करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? कुछ बैंकिंग कंपनियां, हाउसिंग कंपनी जिनको भैया छूट मिल गई, तुमको ये वाले रूल्स फॉलो करने की जरूरत, तुमको एक्सबीआरएल फॉर्मेट नहीं देना, क्यों भैया तुम तो बैंकिंग हो, तुम तो इंश्योरेंस हो, तुम अपना दूसरा सिस्टम देखना। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई क्या? पक्का? हेडिंग बताओ क्या पढ़ी हमने, मेन हेडिंग क्या पढ़ी? हम पढ़े सेक्शन 137, आरओसी को फाइल करना है 30 दिन के अंदर। फॉर्म का नाम क्या है? 30 दिन कहां से कैलकुलेट करेंगे? एजीएम से। एक्सबीआरएल को थोड़ा सा डिटेल किया, इन्होंने कहा ये अलग से एक होता है, कुछ कंपनीज को बोल रखा है तुम्हें फॉलो करना है, ये हमने लिस्ट पढ़ ली, साथ में उसकी टेक्सोनॉमी भी दो, डिक्शनरी भी दो, किसका मतलब क्या है, ताकि इजीली समझ में आ जाए। और बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस तुमको करने की जरूरत नहीं है। अब सेक्शन 137 फॉलो नहीं किया तो भैया पेनल्टी लगेगी कंपनी को, एमडी को, जो भी इन दी एब्सेंस तो सारे डायरेक्टर फंसेंगे, एनी अदर, कुल मिला के ये पेनल्टी है। क्लियर है? पक्का? पेनल्टी अक्सर मैं नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इतनी पेनल्टी आप याद करने तो वाले नहीं हो, ठीक है। तो पढ़े क्यों फिर, है ना, तुम खुद से पढ़ोगे। यहां सेक्शन 137 समझ में आया? पक्का? अब एकदम डिफरेंट टॉपिक, बताओ क्या लिखा है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। एनएफआरए, वापस फुल फॉर्म बताओ। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी स्टैब्लिश किया गया एज पर सेक्शन 132। हमने स्टार्ट किया था 128 से, फिर 129, 130, 131, फिर बीच में जंप कर गए 134, 36, 37, ये है 132, ठीक है। लेकिन हाँ, वहां इतनी नहीं थी, यहाँ है। तो उन्होंने पहले इंपॉर्टेंट बातें आपको समझा दी, अब इधर उधर की बातें। चलिए, ये एक अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी बनाई गया है एज पर सेक्शन 132 कंपनीज एक्ट। एनएफआरए रेगुलेट करता है, एनफोर्स करता है अकाउंटिंग और ऑडिट स्टैंडर्ड। अब थोड़ा समझना, एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और दूसरा क्या होता है? ऑडिट के स्टैंडर्ड्स। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अकाउंट्स कैसे बनेंगे उसके अलग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट कैसे किया जाएगा उसके अलग स्टैंडर्ड्स। अकाउंट्स के स्टैंडर्ड फॉलो कराएगा कंपनी के अंदर जॉब करने वाला सीए अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त। ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग कैसे करेगा चेक करने जब आएगा, उसके स्टैंडर्ड्स। क्या दो स्टैंडर्ड समझ में आ रहे? ये एक अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी रेगुलेट करती है, इन्फोर्स कराती है दो स्टैंडर्ड्स को, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। दो नाम याद रहेंगे। काम समझ में आ रहा है इसका? चलो, ये जो अथॉरिटी है ये आई थी 2008 में, रिप्लेस किया इसने, किसे रिप्लेस किया? नेशनल एडवाइजरी कमिटी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर सिंगल काम करती थी। ये पुरानी अथॉरिटी थी, इस अथॉरिटी को हटाया और इसकी जगह पे नई अथॉरिटी ये आती है, और ये बोलता है बस मैं अकाउंटिंग ही नहीं देखूंगा। पुरानी अथॉरिटी क्या देखती थी? ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन्हें कहा मैं अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों को देखूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है कि मॉनिटर करना, एनफोर्स करना, कंप्लाइंस करना। ऑडिट सेम, क्या काम है? ऑडिट के स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल, जो ये सीए अकाउंट्स का जो काम करे उनके प्रोफेशनलिज्म को और बढ़ाने के लिए आई है, इंप्रूव करने के लिए आई क्वालिटी। जो ये अथॉरिटी है ऑल्सो हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट मिसकंडक्ट बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये अथॉरिटी भैया पकड़ती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि जो ये सीए है अपना काम सही से करे कि नहीं करे, विद द प्रोविजन ऑफ द पेनल्टी एंड एपिलेट अथॉरिटी। क्या एनएफआरए का बेस समझ में आया? क्या ये एनएफआरए जुडिशियल नहीं बोलेंगे, रेगुलेटरी बोलेंगे, रूल्स रेगुलेशंस बनाने वाले। अकाउंट्स,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिट स्टैंडर्ड दोनों के लिए आइए कि भाई ये जो सीए हैं ये लोग अपना काम सही से करे कि नहीं कर रहे, इनका जो प्रोफेशन है क्वालिटी वाइज इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो इस कारण से ये अथॉरिटी आई। ये अथॉरिटी पहले नहीं थी, 2018 में आई। इससे पहले पुरानी एक अथॉरिटी थी जिसका नाम क्या था, नेशनल एडवाइजरी कमिटी, और वो कमिटी बस एक काम करती थी, दैट वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेस क्लियर है। अब इसके बाद इसका मेन काम क्या है, की ऑब्जेक्ट क्या है, रिकमेंड करना। क्या रिकमेंड करना, अकाउंटिंग पॉलिसी और ऑडिटिंग पॉलिसी। किसको रिकमेंड करना, सीजी को, कि हमारा ना इस तरीके से अकाउंट्स होना चाहिए। मॉनिटर करना कि जो बन गया है क्या सच में उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो, उसी ऑडिट स्टैंडर्ड को। तो पहली बात रिकमेंड करना, मॉनिटर करना, फिर ओवरसी करना कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये मेन काम है। इसका जो स्ट्रक्चर है, एनएफआरए क्या बोल रखा है। अब इसमें बैठता कौन है, उसमें एक चेयरपर्सन होता है, इंक्लूड चेयरपर्सन के अलावा और क्या बोल रखा है, इंक्लूडिंग अप टू टोटल कितने होते हैं, 15 लोग होते हैं, जिसमें बोथ पार्ट टाइम फुल टाइम मेंबर्स। तो ये एक पूरी बॉडी है। इस बॉडी में कितने लोग बैठते हैं, टोटल 15 लोग होते हैं, चेयरपर्सन भी होता है, कुछ लोग फुल टाइम काम करे, कुछ लोग पार्ट टाइम काम करे। अथॉरिटी का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी डिवीजन, देन प्रिसाइडेड बाय द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन इसे पूरा कंट्रोल करे। तो शॉर्ट में आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया ये चल क्या रहा है। तो सेक्शन 132 की अगर मैं बात करूं तो 132 का बेस समझ में आया। ये एक बॉडी है जो किसके लिए आया है, दो कामों के लिए, अकाउंट और ऑडिट। फिर उन्होंने बोला इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या करना, सीजी को रिकमेंड करना, मॉनिटर एनफोर्स कराना, ओवरसी करना क्वालिटी ऑफ सर्विस, परफॉर्म करना अदर फंक्शन जो भी है। फिर उन्होंने कहा कि भाई एनएफआरए में लोग कितने होते हैं, आओ इन्होंने कहा कि भाई एक चेयरपर्सन होता है, देन उसके अलावा जो भी पर्सन जिसमें मींस हैविंग एक्सपर्टाइज, क्या क्या नॉलेज होगा यहाँ, सोचो खुद सोचो। जब यहाँ पे अकाउंट्स की बात हो रही है तो अकाउंट्स का नॉलेज, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, लॉ, सीजी नॉमिनेट करेगा। यहाँ पे बैठने वाले लोगों को 15 लोग की जो टीम होगी, सच अदर प्रिस्क्राइब, लेकिन कभी भी 15 लोग से ज्यादा नहीं। ये कुछ पार्ट टाइम फुल टाइम मिक्स हो सकते हैं। फिर उन्होंने बोला ईच डिवीजन जो ये अथॉरिटी है शेल प्रिसाइडेड ओवर, चेयरपर्सन देखेगा, फुल टाइम मेंबर रिकॉग्नाइज होता है चेयरपर्सन। दे शेल बी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है कंसिस्टिंग ऑफ द चेयरपर्सन फुल टाइम मेंबर। क्या ये बातें समझ में आ रही है। चेयरपर्सन ऑल मेंबर मेक द डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, सब लोग इंडिपेंडेंट हो, पता चला कहीं अपनी जुगाड़ वाली कंपनी के साथ मिलकर कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट दी सेक्रेटरी एंड अदर एम्प्लॉइज इट मे कंसीडर नेसेसरी, जब जरूरत लगी तो सीजी अपॉइंट कर लेगा। हेड ऑफिस इसका भैया कहाँ है, दिल्ली में मिलेगा। सच एनी अदर प्लेस जरूरत पड़ी तो कहीं और भी इसकी ब्रांच खोल लेंगे, वैसे तो अभी दिल्ली में ही है इसकी अथॉरिटी का ऑफिस। जो ये अथॉरिटी है शेल मीट एट सच टाइम प्लेस ऑब्जर्व सच रूल्स, जब उन्हें लगेगा तो वो अपनी मीटिंग करेंगे और स्टैंडर्ड्स को लेकर बात करेंगे। फिर किसको रिकमेंड करेंगे, सीजी को। क्या बात समझ में आ रही है। ये बना नहीं रहे हैं, ये रिकमेंड कर रहे हैं, सीजी आप बनाइए। ये सीजी को हेल्प कर रहे हैं कि क्या सही स्टैंडर्ड होना चाहिए रिकमेंडेशन में। तो बनाने वाली अथॉरिटी ये नहीं है, बनाने वाली अथॉरिटी कौन है, सीजी। कि मुझे बताओ एनएफआरए समझ में आए, ये एक अथॉरिटी है जो इन स्टैंडर्ड्स को लेके पूरी रिसर्च करती है, क्या सही होना चाहिए सीए के लिए। ये पूरा बेस तैयार कर कर किसको रिकमेंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आगे प्रोसीड करेगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई कैसे बुक्स अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए, कैसे ऑडिट होना चाहिए, ये सीजी को बताएगी। क्या ज्यूरिडिक्शन, क्या पावर, क्या इंपोजिशन पेनल्टी होना चाहिए अगर ये लोग नहीं फॉलोइंग करेंगे, तो ये सारी चीजें बताई। तो ये पूरी चीजें आपको एक बार वन रीड करनी है, जनरल बातें करें। इनकी पावर क्या है, इन्वेस्टिगेट करो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इनकी पावर एक सिविल कोर्ट जैसी भी होती है। अब सिविल कोर्ट कैसे बताओ, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट, ये जो अथॉरिटी है ये डिस्कवर करेगी, प्रोडक्शन करने को बोलेगी कि भैया लेकर आओ, हमें चेक करना है आप सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। समन देगी कि भैया तुम सीए हो, तुम आओ, नोटिस दिया, आओ वो अकाउंट्स, ताकि हम चेक कर सके। जरूरत पड़ेगी तो उस पर्सन के घर पर जाकर, ऑफिस में जाकर क्या करेगी, इंस्पेक्शन करेगी, इशू करेगी। एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, विटनेस को बुलाएगी, एग्जामिन करेगी, उसको डॉक्यूमेंट को चेक करेगी। तो कुल मिलाकर जैसे एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, और ये हर जगह आने वाली है, ये इतनी कॉमन चीजें हैं। समन देना, डिस्कवर करना, एक्सपार्टे भी पढ़ा होगा तुमने, एक डिसीजन, ठीक है। तो ये कॉमन है, यही होता है। सिविल कोर्ट लिखा है ना जहां, उसमें सारे केसेस कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो इस अथॉरिटी की पावर एकदम सिविल कोर्ट जैसी है। अगर उसे ठीक नहीं लगेगा तो वो क्या देगी, पेनल्टी लगा सकती है, या फिर डिबार करना मतलब नहीं, बैन कर देगी, रोक देगी। कहां से, मेंबर फॉर द प्रोफेशनल,
आपको आपके सीए के काम करने से रोक देगी, या अदर मिसकंडक्ट जो भी उन्हें, ठीक है। तो ये पूरा उन्होंने बताया, भैया पेनल्टी लगा देंगे, डिबार्ड कर देंगे आपको, ठीक है, 6 महीने तक डिबार्ड हो जाओगे आप, ठीक है। लेकिन हायर से हायर कितना, 10 साल तक रोक सकते हैं आपको, आपके प्रोफेशन से दूर रखा जा सकता है अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं। और अपील एंड अपील, कोई भी पर्सन इस अथॉरिटी से खुश नहीं है, जाओ भाई एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, फीस वगैरह देके। एनएफआरए समझ में आया? पक्का? अगर ये समझ में आ गया तो 132 के बाद जो 133 है उससे रिलेटेड ही है। क्या लिखा है? पहले ये अथॉरिटी सीजी को क्या करेगी, रिकमेंड, सीजी को ठीक लगेगा तो वो उसे क्या करेगी, बना देगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब कौन करेगा, सीजी ही करेगा। आओ पहले शॉर्ट में समझे। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। अब इन्होंने कहा दो लोग रिकमेंड करते, ऊपर हमने एनएफआरए तो समझ लिया, और कौन? अब तुम अपना स्टैंडर्ड याद करो, तुम्हारा स्टैंडर्ड जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 2 3 4 था, किसने रिकमेंड, किसने बनाया, आईसीएसआई ने। तो भैया इनके भी तो यही बनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई जो सीए के इंस्टीट्यूट ने, जो इस अथॉरिटी ने रिकमेंड किया है, किसको रिकमेंड किया है, सीजी को, सीजी दोनों का रिकमेंडेशन सुनेगी और फाइनल जाकर बता दे कि भैया क्या होना चाहिए। अब आ गया, क्या आ गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कब नोटिफाई किया, 6 फरवरी 2015 में, ठीक है। टू सेट, इन्होंने कहा भैया आपको इंडिया में ना दो स्टैंडर्ड सीखेंगे, एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब पुराना। इंडेज, इंडेज मतलब क्या है, नया वाला। इंडेज मतलब शॉर्टकट में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो नया कौन सा है, ये नया है, ये पुराना है, ठीक है। चलो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडेज 2016 में फाइनली लोगों पे इंप्लीमेंट किया। फॉर द कंपनीज, किस कंपनी में लगेगा, क्या सारी कंपनी में लग रहा है, नहीं, जिनकी इक्विटी और डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है, कुल मिलाकर लिस्टेड कंपनी। दूसरी अनलिस्टेड कंपनी में लगेगा, लेकिन जिसका नेटवर्थ 500 करोड़, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ है, और उनकी होल्डिंग, उनकी सब्सिडी, ज्वाइंट एसोसिएट सबको बनाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ क्या इंडेज हर कोई फॉलो कर रहा है, नहीं। इंडेज जो लिस्टेड है, अनलिस्टेड में नेटवर्थ 500 करोड़, उनकी सब्सिडी, उनकी होल्डिंग, उनकी एसोसिएट करेगी। लेकिन 2018 में ये आया था, 2016 में और 2018 में बस किसको पकड़ा इन्होंने, एनबीएफसी को पकड़ लिया। एनबीएफसी को बोला विद द सिमिलर फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड आल्सो मैंडेटरी। उन्होंने कहा सेम, ऊपर हमने पढ़ा था, ऊपर हमने चीजें पढ़ी है, तो इन्होंने कहा कि एनबीएफसी को भी बोलते हैं भैया तुम पे भी लगेगा ऊपर सेम, अगर तुम इस क्राइटेरिया में आ रहे हो तो तुमको भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। हर किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो इस लिमिट को क्रॉस करेगा वो, और अलग से एनबीएफसी भी सेम लिमिट के साथ। फिर उन्होंने कहा भैया छूट भी देंगे, किसको दे रहे, बैंकिंग कंपनी को, इंश्योरेंस को, सर्टेन अदर कंपनी। लेकिन बैंकिंग कंपनी में इन्होंने बोला एनबीएफसी अलग होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंकिंग कंपनी क्या होता है, जो बैंक है, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब बैंकिंग कंपनी है। लेकिन मुथूट फाइनेंस, ठीक है, ये सब क्या है, एनबीएफसी है। इनको बोला तुम पे लगेगा, तुम पे लगेगा क्योंकि तुम नॉन बैंकिंग हो। इंश्योरेंस को छूट दे दी, बैंकिंग को दे दी, सर्टेन अदर कंपनी जो भी इनको रेगुलेटरी अथॉरिटी को लगेगा कि भैया इनको फॉलो नहीं करना चाहिए, तो उनको छूट दे दिया जाएगा। फिर उनका कुछ स्मॉल मीडियम कंपनीज भी है, 2021 में ये रूल आया। स्मॉल जो कंपनीज है, पहले तो डेफिनेशन बताइए हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग स्मॉल साइज मीडियम, सॉरी स्मॉल मीडियम साइज कंपनीज कौन सी है। स्मॉल कंपनी डेफिनेशन अलग होती है, ये क्या लिखा है, स्मॉल एंड मीडियम। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो हम स्टार्टिंग में कंपनीज एक्ट में पढ़ते थे वो अलग थे, ठीक है। स्मॉल मीडियम साइज कंपनी वो है जिसका टर्नओवर कितना है, नॉट एक्सीडिंग 250 करोड़। बोरिंग कितना है, नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। या फिर और भी जो कंडीशन दे रखी है, सब्जेक्ट टू रिलैक्स डिस्क्लोजर, आपको बहुत सारी छूट दे रखी है, इनको छूट दे रखी है, अगर आप इस लिमिट से कमाते हो तो आप छूट में कवर होते हो। क्या मुझे बताओ, क्या ये बेस समझ में आया? सेक्शन 133 क्या बोलता है, सीए इंस्टीट्यूट, एनएफआरए, ये अथॉरिटी रिकमेंड करेगी, सीजी आप वो रिकमेंडेशन सुनने के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करो। इंडिया में दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे, एक पुराना एक नया। पुराना सबको फॉलो करना है, नया कुछ लोगों को फॉलो करना है। 2016 के बाद कुछ लोगों से उनका मतलब क्या है, लिस्टेड, नेटवर्थ 500 करोड़, ठीक है, और उनकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट। और एनबीएफसी को बोल दिया सेम लिमिट तुम पे लगेगी और लगेगा। छूट दे रखी है बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सबको, और बोला भैया स्मॉल एंड मीडियम जो साइज कंपनी आपको भी मिलेगी छूट। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब तुम्हें ये पूरा बेस समझ में आ गया है। ये दो जो नाम इंस्टीट्यूट के, एनएफआरए, सीजी को रिकमेंड करेगा,
एमसी ने नोटिफिकेशन दिया था कि इंडेज भी आया है, फिर उन्होंने बोला भैया एक दो स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। फिर यहाँ उन्होंने इंडेज की कहानी बताई है, रूल 3। अब देखो ये इंडेज की कहानी बता रहे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स आए 2015, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए। क्या दोनों के नाम समझ पा रहे हो? ये इंडियन है और ये सिंगल अकाउंटिंग। नया पुराना ऐसे टर्म नहीं लिखा होगा, अगर बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा है तो वो पुराना है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा है तो वो नया है। तो उन्होंने कहा एप्लीकेबल द क्लास ऑफ कंपनी जो स्पेसिफाइड है। अभी मैंने आपको स्पेसिफाइड तो बता दिया, स्पेसिफाइड कौन सा था, लिस्टेड, वो नेटवर्थ 500, ठीक है। इन्होंने कहा एप्लीकेबल टू द कंपनी अदर देन, जो यहाँ ऊपर बताई नहीं लेकिन मैंने आपको डिटेल कर दिया, नीचे ये लोग कहीं ना कहीं तो बताएंगे। मैंडेटरी कर दिया कब से, 2016 से, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया। फिर बोला भैया एक एसएमई अलग है, उसको हम अलग देखेंगे। ये रहा नेटवर्थ यहाँ दे रखा है 5 और सब्सिडी होल्डिंग दिखा ये कंपनी, ठीक है, लिस्टेड। चलो फिर उन्होंने यहाँ पे बताया द फॉलोइंग कंपनी कंप्लाई, कंपनी हुज इक्विटी लिस्टेड अनलिस्टेड नेटवर्थ, ये क्या बोल रहा है मैंडेटरी 2000। देखो 16 की कहानी मैंने बताई, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बोला, अकाउंटिंग पीरियड जिनका 2017 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेटिव फॉर द पीरियड ऑफ 31 मार्च, ठीक है, एंड देयर आफ्टर, मतलब 2017 पहला डेटा क्या था, अपडेट होता रहता है। 2016 के बाद इन्होंने इनको बोला, फिर 17 के बाद उन्होंने किसको बोला, कंपनी जो लिस्टेड है, पहला तो सेम, ठीक है, लिस्टेड आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, या फिर लेकिन जिसमें एसएमई नहीं, एसएमई क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम वाली कंपनीज वाला नहीं, ठीक है, जिसमें क्या बोल दिया आपका नेटवर्थ कितना होगा 500 करोड़। अनलिस्टेड कंपनी भी आ गई जिसका नेटवर्थ कितना होगा 250, बट लेस देन क्या लिखा है 5, और इसकी होल्डिंग सब्सिडी इन सबको कवर किया। 2017 में अलग से आया कि भैया आप तुमको भी, मतलब ये बढ़ाते जाते। याद करो हम अक्सर एक डेटा पढ़ते हैं कि भैया जो टॉप 1000 लिस्टेड है, फिर टॉप 2000, तो जितना अपडेटेड वर्जन है वो हमें याद रखना है, ठीक है। फिर दोबारा 2018 में आया, फिर 2019 में एनबीएफसी को लेकर आया, बाद में बताया था मैंने कि 2018 में आया एनबीएफसी, तुमको भी करना पड़ेगा 5 आपकी होल्डिंग सब्सिडी। लेकिन क्योंकि 2019 में फिर से अपडेशन आ गया, तो उन्होंने बोला सेम जो ऊपर हमने पढ़ा था अभी वापस 16 की चीज आगे चल के चेंज हुई 17 में, तो एनबीएफसी तुम भी 18 में आया था, तुम्हारा भी आगे चल के किसमें चेंज हो गया 2019 में। तो आपका अपडेटेड वर्जन आपको ज्यादा याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। फिर छूट भी दे दी है, कुछ कंपनीज को छूट दे दी थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये छूट देने के बाद इन्होंने कहा कि भैया स्मॉल मीडियम साइज की कंपनी कौन सी होती है, नीचे उन्होंने बता दिया स्मॉल मीडियम साइज जिसका टर्नओवर बोरिंग लिमिट रिवाइज एज वेल एज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लेस देन क्या लिखा है ऑनर्स ऑफ द एसएमईज। रिवाइज डेफिनेशन इन्होंने यहाँ दे रखी है, चलो कौन है, इन्होंने कहा इक्विटी डेट नॉट लिस्टेड नॉट इन प्रोसेस। एसएमसी एसएमसी मतलब क्या, स्मॉल मीडियम कंपनी, वो है जो क्या नहीं है, छोटी कंपनी है ना, लिस्टेड नहीं हो तो क्या लिखा है, तुम और क्या नहीं हो, बैंक फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी आप नहीं हो, आपका जो टर्नओवर है एक्सीड नहीं कर रहा है कितने से 250 करोड़ से, ठीक है, नॉट बोरिंग इन एक्सेस, आपने 50 करोड़ से ज्यादा का उधार नहीं लिया, नॉट होल्डिंग सब्सिडी आपकी ये कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर ये आपने इन्होंने डेफिनेशन दे दी कि भैया आपको डेफिनेशन तो आपको छूट मिल जाएगी, आप ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं हो, क्लियर बच्चों। दो चीजें पढ़ी, पहला क्या पढ़ा एनएफआरए, एनएफआरए क्या है, पूरे रिकमेंडेशन करने वाले अकाउंटिंग और ऑडिट। फिर हमने सीजी को बोला कि रिकमेंड किया और इंस्टीट्यूट भी रिकमेंड करता है। इस तरीके से दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे, दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस में कैसे कैसे लगेंगे ये हमने पढ़ लिया, और किसको छूट मिलेगी ये हमने पढ़ लिया, बेस क्लियर है। चलो यहां खत्म, आपका अकाउंट्स वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। आपके दो पार्ट डिवाइड थे, अकाउंट्स ऑडिटर, अकाउंट्स खत्म, अब कल जो हम चालू करेंगे दैट वाज ऑडिटर, ठीक है। तो कल मॉर्निंग की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि बेस्ड आता है, तुम खुद नोटिस करो, अभी अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा, बेस ऊपर था फिर नीचे इधर उधर की बातें थी, सेम ऐसे ऑडिटर में भी बेस ऊपर रहेगा फिर इधर उधर की बातें रहेगी, ठीक है। चलो आज की सभा समाप्त।